पिछले अध्यायों में हमने पढ़ा था कि किसी भी चीज मतलब कोई भी चीज गति करता है, हम मतलब ऐसे बोलते थे कि कोई भी चीज सजीव है। ठीक है, हम देख कर कैसे बता सकते हैं कोई भी चीज सजीव है? क्योंकि वो गति कर रहा है तो हम बोले सजीव है। वो वृद्धि कर रहा है, बढ़ रहा है, तो बोले सजीव है। तो ये सब चीजें मतलब हमें प्रूफ करता था, ठीक है, प्रूफ देता था कि ये सजीव है, जिंदा है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गति करना तो हम लोग जिंदा हैं इसके लिए ही गति नहीं करते। मतलब ऐसा भी होता है, कभी कभी हम अंदाज मतलब किसी भी चीज को देखते हैं तो गति करने लगते हैं। बिल्ली को देखिए, बिल्ली जब चूहा को देखता है तो गति करने लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये प्रमाण दे रहा है कि वो जिंदा है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा चीज होता है जिसके कारण भी हम गति करते हैं, अलग अलग क्रिया करते हैं। जब भी हम कभी हाथ हमारा पड़ गया किसी गर्मी चीज में तो हमको गर्मी महसूस होता है, तुरंत एक प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, जब भी कुछ काम करते हैं, हमें कुछ दिखाई दिया, हमें कुछ मारने आ रहा है तो हम भागने लगते हैं। तो हमको लगता है, हमें ऐसा लगता है कि ऐसा ऑटोमेटिक हो रहा है। ठीक है, कुछ नहीं है मतलब हाथ को कैसे पता है कि कुछ चीज गर्मी है? हाथ को कैसे पता है कि अभी मारना है इसको? ठीक है, अभी दिमाग मेरा पैर को कैसे पता चलेगा कि हम किसी चीज को मारने वाले हैं? क्यों? क्यों हाथ को और पैर को ये पता है कि वो चीज गलत है या सही है? नहीं पता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारे जो शरीर है, हमारे जो जितने भी प्रक्रिया होते हैं, हम जो भी प्रक्रिया करते हैं, खाना खा रहे हैं, जुगली कर रहे हैं, जो जैसे कि हम झूला झूल रहे हैं तो हमको बहुत अच्छा महसूस होता है। तो ये सारी प्रक्रियाओं का जो मेन नियंत्रण है कौन करता है? तो ये जो अध्याय है, अभी का अध्याय, इसमें हमको देखना है कि नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण का मतलब क्या होता है कि कंट्रोल करना। ठीक है, किसी भी चीज को, जैसे कि हमको हाथ से किसी को मारना है तो ये कंट्रोल, इस हाथ को कौन बताएगा कि इसको हम मारना ही है? ठीक है, समन्वय का मतलब होता है कि ये होता है कोऑर्डिनेशन। मतलब जैसे कि हम, अब देखिए एक उदाहरण देते हैं। क्या होता है कि अगर कोई चीज आ रहा है, जैसे कि आपके तरफ एक सांप आ रहा है, ठीक है, तो सांप आ रहा है तो आप कहां से देखें? अखियां से देख लें कि सांप आ रहा है। अखवा आपने अब क्या काम किया? देखने का काम किया। तो अखवा क्या करेगा ना, अखवा बोलेगा, अखिया तो खाली देख लिया कि सांप है, उसको मालूम थोड़े ना कि सही है कि क्या है कि गलत है। आपको सांप से डर लगता है, अखवा देखा, अखवा मैसेज यहाँ से लेके सीधे दिमागवा को बोल दिया, ए दिमाग देखो सांप आ रहा है। तो अच्छा सांप है, तो दिमागवा बोलेगा ठीक है, क्या करना है वो डिसाइड कौन करेगा? दिमाग करेगा। तो दिमागवा बोलेगा ठीक है, वो मैसेज किसको भेजेगा? पैर को भेजेगा। बोला पैर भागेला शुरू कर, तो भागना शुरू कर देगा। तो देखिए ये जो चीज हो रहा है, पूरा कोऑर्डिनेशन का काम हो रहा है। जैसे आंख देखा, दिमाग को भेजा, फिर क्या बोलते हैं, फिर पैर को बोला दौड़ने के लिए तो पैर दौड़ने लगा। मतलब ये इसी को बोलते हैं समन्वय। ठीक है, कोऑर्डिनेशन। तो ये जो तालमेल बना करके ये लोग काम करते हैं हमारे शरीर में, जो जो भी प्रक्रिया होता है, हम लोग जब भी प्रकृति के अनुकूल अपना अनुक्रिया करते हैं, वही जो काम है उसी को बोलते हैं समन्वय बोलते हैं। और नियंत्रण का मतलब होता है कि किसी भी चीज को कंट्रोल करना। अब इस पाठ में हमें ये पढ़ना है, जंतुओं के बारे में पढ़ना है। कोई भी जंतु कैसे किसी भी चीज का नियंत्रण करते हैं, समन्वय करते हैं। और पादपों के बारे में भी पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे जंतुओं के बारे में। तो जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। तो जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय जो होता है वो दो कारण होता है उसके पीछे, दो चीज उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है वो काम करने को। एक होता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र है वो कारगर होता है इसमें। ठीक है, तंत्रिका तंत्र हमको तंत्रिका तंत्र के द्वारा हम क्या करते हैं? किसी भी चीज को कंट्रोल, नियंत्रण करते हैं। ठीक है, और समन्वय करते हैं। दूसरा होता है अंतःस्रावी ग्रंथियां। जो स्रावी ग्रंथियां होते हैं वो क्या करते हैं कि अलग अलग तरह के रसायन निकालते हैं हमारे शरीर में। ठीक है, किसी भी चीज का जिस तरह से भी हमें जिस तरह का इन्वायरमेंट हमें मिलेगा उसके उसके हिसाब से क्या करेंगे, ये ग्रंथियां क्या करेंगे? रसायन को रिलीज करते हैं शरीर में। ठीक है, तो कार्य होता है। अभी हमारा मेन मुद्दा किसके बारे में? तंत्रिका तंत्र के बारे में हम समझेंगे कि तंत्रिका तंत्र किस तरह से कार्य करता है शरीर में, इसको देखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे तंत्रिका तंत्र में कितना होता है? दो तंत्र होता है, केंद्रीय तंत्र और परिधीय तंत्र होता है। देखिए ये एक आदमी को हम बना दिए हैं। ठीक है, ये आदमी है ये वाला, इसी में हम समझाने की कोशिश करेंगे कौन सा तंत्रिका तंत्र में,
क्या क्या मतलब है, ठीक है, कौन वाला तंत्रिका तंत्र है और कौन वाला, इसका दो भाग जो है तंत्रिका तंत्र, उसमें परिधीय भाग कौन है और ये वाला भाग कौन है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन सा है, ठीक है। तो इसको हम समझने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भी कितना भाग होता है, दो भाग होता है, एक मस्तिष्क होता है और एक मेरुरज्जु होता है। क्या होता है, मस्तिष्क होता है और एक मेरुरज्जु होता है। अभी इसको समझते हैं पहले, उसके बाद देखिए परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या क्या होता है, कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका। तो ये कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका के बारे में हम बाद में समझेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं क्या, मस्तिष्क। मस्तिष्क जिसको दिमाग, खोपड़ी सब बोलता है कि खोपड़ी खराब हो गया, उसी को बोलते हैं मस्तिष्क। तो ये हो गया मस्तिष्क एक है और एक है मेरुरज्जु। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में देखिए मान ये क्या है, ये आपका कपाल है, ठीक है, ये आपका खोपड़ी, खोपड़ी के अंदर जो ये वाला रहेगा ना उसी को बोलते हैं मस्तिष्क। ये बहुत बड़ा काम करता है, ठीक है। इसके पास इसके पास जैसे ही इंफॉर्मेशन पहुंचता, सूचना पहुंचता है, तुरंत समझ जाता है कि कौन चीज करना है, करना का चीज है। दिमागवा ये जो है, ये जो मस्तिष्क जो है यही सबको बताता है। हाथ को बोलेगा, मुंह को बोलेगा, किसी को, कोई आदमी आपको गाली दे रहा है, ठीक है, ऐसे सोचिए कोई आदमी आपको गरिया रहा है, ठीक है, तो सुन कौन रहा है, कान से हम सुन रहे हैं, कानवा से सुन रहे, कान सुनने का काम कर रहा है कान, कान बोलेगा ठीक है हम सुन लिए हैं, कान को लेकिन मालूम नहीं है कि गाली है कि क्या है, कानवा मैसेज भेज देगा, कहाँ भेजेगा, चलो दिमाग को बताते हैं, दिमाग के पास बोलेगा ये दिमाग को गाली दे रहा है, बोलेगा ठीक है गाली दे रहा है तू भी गरियाओ, तो बोलेगा कि कानवा बोलेगा हम कैसे गरियाएंगे, दिमाग के पास जाएगा तो दिमाग किसको बोलेगा, मुंह को बोलेगा, मुंह तू गाली दे उसको, तो मुंह से गाली देगा। तो देखिए कंट्रोल कौन किया, दिमाग। तो ये हो गया आपका मस्तिष्क। और ये जो बीच वाला है, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम मेरुरज्जु, ठीक है, ये बीच वाला को बोलते हैं मेरुरज्जु, ठीक है। ये तो ये हो गया मेरुरज्जु। और परिधीय तंत्रिका तंत्र कौन सा हो गया, इससे जो अलग अलग भागों में बटा हुआ है, ठीक है, ये इधर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो ये सब क्या काम करेगा, ये सब इंफॉर्मेशन को लाने जाने का काम करेगा, सूचना को ले जाने का, ले आने का कार्य करेगा ये सब चीज, ठीक है। ये चीज, इससे बहुत सारा चीज जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो हम किसी भी चीज में, पर्यावरण में जब भी कोई परिवर्तन होता है, कुछ भी प्रक्रिया होता है, तो कैसे समझते हैं, ऐसे सोच लीजिए, नाक जो होता है वो क्या काम करता है, सूंघने का काम करता है। कोनो बढ़िया महक रहा है, सूंघ लिया नकवा, ठीक है, ये तुरंत दिमाग को भेजेगा, दिमाग तुरंत बता देगा, सूंघता है। मुंह क्या होता है, बोलने का काम करता है, मुंह का काम क्या है, बोलना है। जो त्वचा होता है हम लोग का, देखिए ये सब त्वचा है, तो हम जिससे भी किसी भी चीज को छूते हैं, तापमान का वृद्धि कम होना ये पता चलता है। तो जैसे कि हम क्या हुआ है, कभी कभी कि एक किसी चीज को हम छू दिए, ठीक है, छुए तो दिमाग के पास गया, तो तुरंत दिमाग के पास गया इन्फॉर्मेशन, दिमाग बोलेगा तुरंत हटाओ हाथ, वहां से हटाओ, कोशिका मर जाएगा रे। तो बोलेगा कि देखो, ऐसे बोलेगा कि हम लोग का शरीर का जो तापमान है कितना रहना चाहिए भाई, नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री के लगभग होता है, उतना तो उतना ही रहना चाहिए, और उससे ज़्यादा है कहीं छू दिए तो हमारा शरीर का जो कोशिका लोग है वो लोग, उन लोगों को डैमेज हो जाएगा, उन लोगों को हानि पहुंचेगा, मर जाएगा कोशिका, ठीक है। तो दिमाग इतना तेज रहता है, मस्तिष्क जो है वहां से जैसे छूता है वहीं इन्फॉर्मेशन जाता है खटाक से, यहाँ ये बोलता है कि ये हटाओ जल्दी हाथ, हटा दो, नहीं तो वहाँ की कोशिका क्या होगा, मर जाएगा। तो इतना समझदार होता है। तो ये जो काम होता है देखिए, इधर उधर सब चारों तरफ गया है, ठीक है, सब तरफ जुड़ा हुआ है। कौन सा, ये परिधीय तंत्रिका तंत्र है, ये परिधीय तंत्रिका तंत्र। और बीचवा जो है ये वाला, ये मेन है, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम मेरुरज्जु बोलते हैं, ये मेन तंत्रिका तंत्र है। और किससे जुड़ा हुआ है, ये मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो चीज आता है, क्या क्या आता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। उसके बाद परिधीय तंत्रिका तंत्र में कौन सा आता है, कपाल तंत्रिका तंत्र, मेरु, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसी में आता है, इसी को बोलते हैं हम परिधीय तंत्रिका तंत्र, जो इससे मतलब यहाँ से ब्रांच होकर बटाया इधर उधर, सब शरीर का सब भाग में गया है, ठीक है। अब एक चीज समझना है हमें, ठीक है, ऐसा तो है, लेकिन होता कैसे है, कुछ तो कोशिका इसके अंदर होता होगा। ये जो है मेरुरज्जु और तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र के अंदर भी तो कुछ कोशिका होता है कि नहीं। जब कोशिका नहीं होगा ना तो काम नहीं होगा, ठीक है। कोशिका कौन सा कोशिका होता है, इसको बोलते हैं तंत्रिका कोशिका, ठीक है, तंत्रिका कोशिका बोल सकते हैं, या फिर इसका नाम न्यूरॉन है, ठीक है। देख रहे ऐसे ही रहता है, इस तरह का बनावट रहता है, यही ससुरा काम करता है न्यूज को पहुंचाने में, समाचार को यहाँ से वहां ले जाने में, सूचना को, ऐसा ऐसा बहुत सारा रहता है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर रहेगा, इसके अंदर रहेगा। तो अभी इसको समझते हैं ये कैसे काम करता है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए ये जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं रिसिप्टर। रिसेप्टर मतलब ये क्या करेगा, जो किसी भी सूचना, कोई भी सूचना रहेगा उसको अपने अंदर ले लेगा, ठीक है, ले लेगा, उसको विद्युत वेग में परिवर्तन करेगा, ठीक है, विद्युत वेग में परिवर्तन करके यहाँ तक लाके फिर से यहाँ से देखिए इसको समझते हैं। तो इसको समझिए कि इसको न्यूरॉन बोलते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। इसी कोशिका के माध्यम से किसी भी चीज को, समाचार को, सूचना को पहुंचाया जाता है, ठीक है। इसका भाग को देख लेते हैं। इस भाग को बोलते हैं द्रुमिका। कौन सा भाग, ऐसा रहेगा इसी, ठीक है, रिसेप्टर, इसी को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, द्रुमिका। एक भाग होता है इसका केंद्रक होता है, और ये जो लंबा वाला भाग है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं तंत्रिका कक्ष। और फिर ये क्या होता है, तंत्रिका का अंतिम सिरा, ये वाला जो है अंतिम सिरा है तंत्रिका का, ठीक है। सवाल अब एक मन में एक सवाल ये उठता है कि क्या हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र होता है वो एक ही होता है क्या? मतलब ऐसे नहीं बोल सकते, एक नहीं बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं एगो हथवा में रहता है, हथवा में, एगो ही हथवा में, एगो ही पैरवा में, ऐसा ही रहता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं रहता है। ऐसा कोशिका बहुत सारा रहता है हम हमारे शरीर में। इसका काम समझिए क्या होता है। देखिए मान लीजिए कि हाथ में रखा हुआ है, ठीक, हाथ में आपका है ये तंत्र, तो क्या होगा कि जैसे ही आपको गर्मी महसूस होगा, ठीक है, यहाँ से ले लेगा इसके अंदर, और जो गर्मियाँ जो है, ये सूचना जो है इसको किसमें बदल देगा, विद्युत आवेग में बदल देगा, ठीक है। इसके अंदर सारे, हमारे शरीर के अंदर इतने सारे रसायन है जिसके माध्यम से क्या होता है कि विद्युत आवेग बन जाता है, ठीक है। तो आप बोलिए कि करंट मारेगा तो हम हिल नहीं जाएंगे, बाहर से करंट मारता है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर विद्युत आवेग जो होता है वो क्या रहता है, बैलेंस, नॉर्मलाइज्ड रहता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा। तो विद्युत आवेग में यहाँ से आया, फिर यहाँ से इसके माध्यम से ले जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे और एक तंत्रिका तंत्र जुड़ा हुआ है, दूसरा तंत्रिका तंत्र, ठीक है, ऐसे मान लीजिए और एक तंत्रिका तंत्र है, ठीक है। तो इसका जो ये वाला भाग होता है, ये भाग होता है द्रुमिका, यही द्रुमिका से ये जुड़ा हुआ है, ये तंत्रिका तंत्र, ठीक है, ऐसे ऐसे। ये एक और एक तंत्रिका तंत्र जुड़ा हुआ है, न्यूरॉन, इसी को बोलते हैं यहाँ, इसको बोलते हैं द्रुमिका। तो इसका जो आखिरी सिरा होता है एक तंत्रिका तंत्र का, जो दूसरा तंत्रिका तंत्र है उसका द्रुमिका से जुड़ जाएगा, ठीक है, यहाँ से। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ तक तो विद्युत आवेग आता है, जो सूचना होता है किसके रूप में होता है, विद्युत आवेग के रूप में होता है, ठीक है। जो सूचना है विद्युत आवेगवा के रूप में रहेगा, लेकिन यहाँ आके क्या हो जाएगा, रसायन में बदल जाएगा, ठीक है। ये रसायन में बदलता है, उसके बाद जैसे ही यहाँ आता है रसायन में बदलता है, रसायन यहाँ से जैसे निकल के यहाँ आता है दूसरा का तंत्रिका तंत्र में, फिर से ये क्या होता है, फिर से विद्युत आवेग में बदल जाता है, फिर से विद्युत आवेग में बदलेगा, फिर यहाँ से होते होते फिर यहाँ जाएगा, फिर वहाँ पे एक तंत्रिका तंत्र जुड़ा रहेगा, फिर वो रसायन में बदलेगा। तो इस भाग को बोलते हैं, यहाँ जो ये जो दरार है, यहाँ जो छूटा हुआ गैप है, इसी को बोलते हैं सिनेप्टिक दरार, ठीक है, इसी को बोलते हैं सिनेप्टिक दरार। तो सिनेप्टिक दरार के द्वारा जैसे ही जो सूचना होता है विद्युत आवेग के माध्यम से आता है, तो वो क्या होता है, सिनेप्टिक दरार में क्या होता है, रसायन के रूप में बदल जाता है। फिर रसायन के रूप में बदलता है, उसके बाद वो क्या करता है, इस जो दरार है इसको पार करता है कौन, रसायन दरार को पार करके ये दूसरे वाले तंत्रिका के द्रुमिका में आ जाता है, यहाँ पे आया, फिर से यहाँ विद्युत में बदल गया, विद्युत आवेग में, फिर से यह गया, ऐसे हो गया। तो इस तरह से क्या होता है कि सूचना को ले जाया जाता है। यहाँ पे हम लोग देख के समझ में आ रहा है कि बहुत वक्त लगता होगा ये सब करने में, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत फास्ट होता है, बहुत जल्दी होता है। आप सोच के देखिए ना, आप कुछ भी चीज़ में आप मतलब गलती से कहीं गर्म चीज़ है उसमें हाथ अगर रख दे, तुरंत आप हाथ हटा दे, हटाते हैं, तो ये इतना फास्ट चलता है, तुरंत दिमाग पास, दिमाग तुरंत बोलता है हटा, तुरंत, बहुत फास्ट होता है। और ऐसा तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में बहुत सारा होता है, जुड़ा होता है। मान के चलिए यहाँ हाथ है, यहाँ एक तंत्रिका तंत्र है, यहाँ तक, फिर यहाँ तक एक तंत्रिका तंत्र है, फिर यहाँ एक, यहाँ है, इस तरह से बहुत सारे तंत्रिका तंत्र जिसको न्यूरॉन बोलते हैं वो जुड़ा हुआ है हमारे शरीर में, ठीक है। तो वैसे होके जाता है। तो इस तरह से ये तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर को जो सूचना होता है ले आने में मदद करता है। अब ये जो तंत्रिका मान लीजिए कि शरीर से ला रहा है, ठीक है, यहाँ से सूचना को वापस ला रहा है, तो दिमाग जो बोल दिया है, मस्तिष्क जो बोला कि ये करो, तो जहाँ पे भी ले जाना है उसको डायरेक्शन, उसको कंट्रोल कौन कर देगा, दिमाग कर देगा। बोलेगा तुम ये जो सूचना ले जा रहे हो ये तुम हाथ को दे देना, ये पैर को देना, ये दिमाग को, ये मतलब मुंह को देना, नाक को देना, कान को देना, ठीक है। तो अलग अलग तरह का होता है वो
आगे हम लोग और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पे पूरा ये समझ में आ गया होगा कि ये तंत्रिका तंत्र कैसे काम करता है। तंत्रिका तंत्र जो काम कैसे करता है वो बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि इस तरह से इससे सवाल पूछा जा सकता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि यहाँ पे है ध्रुमिका के द्वारा क्या होता है कि जो भी सूचना होता है, जो भी घटना हुआ है उसका जो सूचना है वो इसके अंदर आता है। यहाँ पे क्या आता है, विद्युत आवेग में परिवर्तित हो जाता है, विद्युत आवेग के माध्यम से फिर पहुंच जाता है अंतिम सिरा तक। अंतिम सिरा में क्या होता है कि और एक तंत्रिका तंत्र दूसरा तंत्रिका तंत्र जुड़ा होता है। यहाँ पे अंतिम सिरा में क्या होता है, एक रासायनिक भाग में परिवर्तित हो जाता है, फिर से दूसरा तंत्रिका में जाता है, तो फिर से वो क्या विद्युत आवेग में परिवर्तित हो जाता है, फिर से वहाँ जुड़ा रहेगा, फिर एक इस तरह से लेके दिमाग को देता है इंफॉर्मेशन, फिर दिमाग से लेता है। ठीक है, तो हम लोग सोचते थे पहले कि ये अपने आप होता है, मतलब कुछ इसको कोई कंट्रोल नहीं करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, तो इसमें अभी तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़े हम लोग, फिर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, अंतःग्रावी ग्रंथियां के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में और चीज, इन सब चीज़ों के बारे में भी जानना है, कपाल तंत्रिका, मेरु तंत्रिका, इनका काम क्या होता है, इस तरह से हमको इनके बारे में भी जानना है। ठीक है, अभी तक हम क्या जाने हैं, तंत्रिका तंत्र में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में जाने हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क का क्या काम होता है, मेरु रज्जु का क्या काम होता है वो समझ गए हम। परिधीय तंत्रिका तंत्र कौन सा होता है ये भी हम लोग जान चुके हैं कि ये मेरु रज्जु तो ये बीच वाला होता है, मस्तिष्क तो ये वाला होता है, और इससे जो बहुत सारा तंत्रिका तंत्र जुड़ा हुआ है इससे, उसी को क्या बोलते हैं, मेरु रज्जु बोलते हैं। मेरु, इसके अंदर क्या होता है, ये होता है न्यूरॉन होता है, यही आपके सूचना को, समाचार को, न्यूज को, जो भी कहें उसको ले आने का कार्य करता है। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हमें क्या सीखना है, हमें इसमें सीखना है कि परिवर्ती क्रिया में जो होता है क्या होता है। एनसीईआरटी में एक टॉपिक है। ठीक है, थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, पिछले लेक्चर में जाते हैं, क्या हुआ था उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था, न्यूरॉन के बारे में पढ़ा था। न्यूरॉन क्या करता था, इन्फॉर्मेशन को ले जाता था। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को मतलब क्या हुआ, यहाँ से हाथ हम कहीं पे लगाएं, किसी चीज पे हाथ लगाएं, गर्मी है, ठंडा है, क्या है, वो बताता था। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन को ले जाता था, दिमाग तक ले जाता था, फिर वो काम करता था कि दिमाग कैसे कंट्रोल करता है वो सबको। तो हमने ये भी पढ़ा था कि एक न्यूरॉन नहीं, बहुत सारे न्यूरॉन हमारे हाथ में सब जगह जुड़े हुए रहते हैं, वहां से हमें इन्फॉर्मेशन ले जाने का काम किया जाता है उसके द्वारा। न्यूरॉन के अलग अलग पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था। फिर ये भी पढ़ा था कि कैसे दो न्यूरॉन एक दूसरे से जुड़कर ज्वाइंट जो दो न्यूरॉन के बीच में होता है, फिर वहां से इन्फॉर्मेशन कैसे पास होता है। ठीक है, कैसे विद्युत आवेग में जाता है करंट, इन्फॉर्मेशन कैसे बदलता है, फिर रासायनिक में बदलता है, मतलब इन सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसमें मैंने एक चीज गलत बताया था। क्या गलत बताया था कि मैंने बोला कि जैसे आप हाथ लगाएं कोई गर्मी चीज में, तो गर्मी चीज में हाथ लगाएं, यहां से इन्फॉर्मेशन गया दिमाग पास, दिमाग आपसे बोला कि भाई गर्म चीजें हटा दो हाथ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो देखिए, हम आपको कार्य के बारे में नहीं पढ़ाए थे, कार्य। ठीक है, कुछ चीज होता है कि वो मेरु रज्जु तक ही जाता है। ठीक है, मेरु रज्जु तक इन्फॉर्मेशन गया है, मेरु रज्जु ही उसको बता देगा कि क्या करना है। ठीक है, कुछ के लिए दिमाग है, दिमाग कंट्रोल करता है। तो आइए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कार्य कितने तरह के होते हैं। तो कार्य देखिए 3 तरह के होते हैं। जो हमारे शरीर कार्य जो करते हैं वो 3 तरह का कार्य होता है। ठीक है, पहला कार्य क्या है, पहला है ऐच्छिक क्रिया। ठीक है, ये क्रिया है, ऐच्छिक क्रिया है। ऐच्छिक क्रिया का मतलब क्या हुआ, जो हम खुद से करते हैं। ठीक है, जैसे कि पढ़ना, लिखना, बोलना, खाना पीना, घूमना। ठीक है, टीवी देखना, मूवी देखना, फिल्म देखना, टिकटॉक बनाना। ठीक है, यूट्यूब में वीडियो बनाना, ये सब क्या हुआ, हम खुद से कर रहे हैं, हमारा कार्य है। ठीक है, तो ये कार्य हम ऐसी कार्य को क्या बोलते हैं, ऐच्छिक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम सोच रहे हैं अभी ये काम करना है, तो उसके हिसाब से दिमाग सबको डायरेक्शन देगा, ये बोलो ये काम करो, उसके हिसाब से किया जाएगा। ऐच्छिक क्रिया में ये होता है। एक होता है कि अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया जो होता है ये खुद ब खुद होता है, काम होता है। इसका एक उदाहरण है हृदय का धड़कना, दिल का धड़कना। ये इसको आप मना नहीं कर सकते हैं। दिल का धड़कना, शरीर के अंदर में अनेक तरह की कोशिकाओं का काम होना। ठीक है, कुछ ऐसे शरीर में हमारे शरीर के भाग हैं जो जिसमें अनैच्छिक क्रिया होता है। ठीक है, वो खुद ब खुद होता है, तो इसको बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया। हमें पढ़ना है परवर्ती क्रिया। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में पढ़ना है। इसमें क्या होता है कि किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई क्रिया। मतलब क्या हुआ, किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई क्रिया। कहने का मतलब हुआ कि जैसे ही मैंने जैसे कोई तार दिखा हमको, अगर उसमें छुए
करंट हमको बिजली लगा, ठीक है, बिजली लगा तो हम तुरंत उसको हाथ हटाते हैं, तो ये कार्य क्या हुआ, ये हो गया प्रतिवर्ती क्रिया हो गया, ठीक है, अचानक हो गया। कहीं हम गर्मी में हाथ लगाए, आग में अगर हाथ लग दिया गलती से, अचानक हम अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं, ये क्या हुआ, प्रतिवर्ती क्रिया हुआ। अब ये कैसे होता है इसको समझना है, मतलब हम हाथ अगर हटा रहे हैं तुरंत तो कैसे हटा लेते हैं, कुछ तो होता होगा यहाँ पे, इसको समझ में आता होगा। तो इसको कैसे समझ में आता है कि तुमको हाथ हटाना है कि हाथ रखे रहना है कि क्या करना है, उसके बारे में अभी समझना है इस लेक्चर में, ठीक है, उसी के बारे में देखना है। तो अब क्या हुआ देखिए, तो ऐसी क्रिया के लिए, प्रतिवर्ती क्रिया के लिए, जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है, क्या कैसे होता है, ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये मेरा हाथ है, यहाँ पे हाथ है, यहाँ पे देखिए मोमबत्ती रखा गया है, ठीक है, ये उष्माग्राही इसी को बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं इसको, कि जब भी हम हाथ को कहीं पे लगा रहे हैं तो उष्मा ग्रहण कौन कर रहा है, हाथ कर रहा है। उदाहरण किसका दे रहे हैं, उष्मा का दे रहे हैं, तो ये ग्रहण कौन कर रहा है, हाथ, तो ये हो गया उष्माग्राही। अब यहाँ से क्या हुआ, उष्माग्राही जैसे ही इसको मिला उष्मा, ये क्या करेगा, इसको समझ में नहीं आता है, ये बोलेगा चलो ठीक है, इसको आगे लेके जाते हैं, आगे ले जाएगा, कहाँ जाएगा, इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, इधर से संवेदी तंत्र से होते हुए यहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ मेरुरज्जु के पास पहुंच जाएगा। मेरुरज्जु क्या करेगा, इसको मेरुरज्जु है, ये मेरुरज्जु इसको बोलेगा ठीक है, मेरुरज्जु बोलेगा दिमाग नहीं, दिमाग के पास नहीं भेजेगा, ठीक है, मस्तिष्क के पास नहीं भेजेगा। अब मेरुरज्जु देखिए यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, रफ फिगर बना लिए हमने, इसमें मेरुरज्जु कौन सा भाग है, ये वाला आपका मेरुरज्जु है, ठीक है, तो इधर से भी इन्फॉर्मेशन आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, इधर से भी, कहीं से भी आ सकता है इसके पास, मेरुरज्जु के पास इन्फॉर्मेशन। अब कहीं से आया इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो यहाँ देखिए ये मेरुरज्जु के पास पहुंचा, मेरुरज्जु बोलेगा ठीक है, हाथ उसको हटाने के लिए बोलो, फिर से यहाँ से कहा है प्रतिसरण तंत्रिका कोशिका, इसके माध्यम से होते होते फिर यहाँ पे आएगा, फिर इधर से आएगा प्रेरक तंत्रिका कोशिका, फिर इधर कार्यकर से होते हुए फिर यहाँ पे आएगा। जैसे ही यहाँ पे आएगा तो ये बोलेगा हाथ हट जाएगा अपने आप। तो ये जो कार्य होता है इतना जल्दी होता है। हमने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, तो सोचिए कि ये काम होने में बहुत, मतलब हम जैसे कि हाथ लगाएं तुरंत हाथ हटाते हैं, सोचिए कितना स्पीड में काम होता होगा अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हाथ लगते ही सीधे हाथ हटा लेते हैं, इसको हाथ को ना कोई कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो देखिए अब ये सवाल उठता है कि ये जो इंफॉर्मेशन था दिमाग के पास क्यों नहीं गया, ये सवाल उठता है, दिमाग के पास क्यों नहीं गया ये इंफॉर्मेशन। तो देखिए प्रतिवर्ती क्रिया जो होता है वो किस तरह का क्रिया होता है, कि ऐसा क्रिया होता है, किसी भी चीज होता है अचानक आपको उसमें कार्य करना होगा, ठीक है। मतलब अगर हाथ, मान लीजिए कि दिमाग के पास थोड़ा टाइम लगता है, अगर हाथ रखे रहिएगा तो थोड़ा देर के बाद हटाइएगा तो हाथ जल सकता है। तो इस तरह का कोई भी क्रिया होता है, उसको उस पे काम करने के लिए, प्रतिवर्ती क्रिया पे काम करने के लिए इसको क्या करना चाहिए, इसको यहीं से काम, मतलब मेरुरज्जु ही ये काम कर देता है, ठीक है। तो ये जल्दी हो जाता है, फास्ट हो जाता है, यहाँ से जाएगा, यहीं से वापस आ जाएगा, फिर यहाँ जाता, फिर दिमाग के पास जाता, फिर यहाँ से वापस आता, टाइम थोड़ा लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जा रहा है, इधर तुरंत काम होकर वापस आ जा रहा है, ठीक है। तो ये कार्य मेरुरज्जु करेगा। तो मेरुरज्जु का काम क्या है, प्रतिवर्ती जो क्रियाएं हैं उसको कंट्रोल करना काम है मेरुरज्जु का। जितना भी प्रतिवर्ती क्रिया है उसको मेरुरज्जु क्या करता है, कंट्रोल करता है। अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है। अब क्या हुआ कि इसमें दो चीज हमको सीखना था, एक प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है, तो वो हमें समझ में आ गया कि प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है। सबसे पहले उष्माग्राही, मान लीजिए इसके पास उष्मा प्राप्त हुआ, ये धीरे धीरे यहाँ से ऐसे करके भेजेगा यहाँ पे मेरुरज्जु के पास, मेरुरज्जु बोलेगा ठीक है हाथ हटा लो, तो ये इन्फॉर्मेशन ऐसे ऐसे आके यहाँ पे आएगा तो हाथ हट जाएगा, ठीक है, हट जाएगा। अब जो ये जो रास्ता है, ठीक है, यहाँ से ऐसे जाके आने तक का, उसी रास्ता को हम बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप, ठीक है। तो इसका परिभाषा देख लीजिए, प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं। तो हमने पिछली कक्षा में बोला था कि जो भी इंफॉर्मेशन जो जा रहा है यहाँ से हाथ से मेरुरज्जु के पास या फिर दिमाग के पास जा रहा है, तो किसके रूप में जाता है, विद्युत के रूप में जाता है, विद्युत आवेग के रूप में जाता है, ठीक है। उसको आप पिछली वाला वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये जो क्रिया हो रहा है, हाथ लग रहा है, हाथ आग में लग रहा है, यहाँ से हट रहा है, ये क्रिया जो हो रहा है ये कहाँ तक किसके माध्यम से कंट्रोल हो रहा है, मेरुरज्जु के माध्यम से कंट्रोल हो रहा है। ये दिमाग के माध्यम से कंट्रोल, दिमाग से कंट्रोल नहीं हो रहा है, किससे कंट्रोल हो रहा है, मेरुरज्जु से कंट्रोल हो रहा है, ये याद रखना है। और परिवर्ती चाप के बारे में, प्रतिवर्ती चाप के बारे में क्या है कि प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं, तो जिस पथ पर चलते हैं उसी को बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप। तो इस लेक्चर में दो चीज हमको बहुत अच्छे से समझना था, प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप के बारे में समझना था।
अब आपसे कोई बोल दिया जाएगा कि बताओ कि प्रतिवर्ती चाप का जो रास्ता है कहाँ कहाँ से कैसे कैसे होकर के गुजरता है, इसको आप इस तरह से बता सकते हैं। सबसे पहला उद्दीपन, उद्दीपन में क्या हुआ, उद्दीपन में देखिए आपको यहाँ पे इसको उष्मा प्राप्त हुआ, ठीक है, उष्मा की वजह से क्या हुआ, ये इंफॉर्मेशन को कहाँ से भेजा, ग्राही अंग तक भेजा, यहाँ से उद्दीपन हुआ, तो ये जो उष्मा क्या था, ग्राही अंग कौन सा हुआ, देखिए ग्राही अंग ये वाला हो गया आपका, हाथ जो है ये ग्राही अंग हुआ, उद्दीपन तो ये वाला है, ठीक है, ये वाला जो है उद्दीपन है, कुछ ऐसा क्रिया हुआ है जिसके वजह से हमें तुरंत हाथ हटाना है चाहे कुछ करना है, तो उद्दीपन ये हो रहा। मान लीजिए कभी भी आप उद्दीपन हुआ, कुछ ऐसा कार्य हुआ, तो वो उद्दीपन किसको प्राप्त होगा, ग्राही अंग को, हाथ हो गया चाहे कहीं और हो सकता है। फिर ग्राही अंग कहाँ भेजेगा, संवेदी तंत्रिका तक, देख संवेदी तंत्रिका तक भेजा, यहाँ से संवेदी तंत्रिका से होकर कहाँ जाएगा, मेरु रज्जु के पास। अब मेरु रज्जु उसको पहचान लिया क्या है, हीट है गर्मी है क्या है, पहचान लिया, मेरु रज्जु बोलेगा भाई जा, फिर से इसको बोलेगा प्रेरक तंत्रिका कोशिका को बोलेगा, यहाँ तक भेजेगा, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, कार्यकर में जाएगा, फिर कार्यकर से हाथ हटना, कार्यकर का मतलब क्या हुआ कि जो कार्य करेगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन चला गया मेरु रज्जु के पास, मेरु रज्जु अब बोलेगा ठीक है इधर से इंफॉर्मेशन को भेजो, कहाँ से होते जाएगा, ये प्रेरक तंत्रिका कोशिका में जाएगा, फिर वहां से जाएगा कार्यकर में, और कार्यकर का काम होता है काम कराओ भाई जल्दी से हाथ हटवाओ, तो हाथ हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस लेक्चर में है कि दो चीज समझना था, क्रिया के बारे में हमने समझ लिया, ऐच्छिक क्रिया अनैच्छिक क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया, फिर प्रतिवर्ती चाप के बारे में हमने समझा, ठीक है। तो इसमें यही होता है प्रतिवर्ती क्रिया में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था कि कुछ भी काम करते हैं हम अचानक से हाथ हटाते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं अचानक से रिस्पॉन्ड करना, तुरंत रिस्पॉन्ड करना होता है, तो मेरु रज्जु काम आता है वहाँ पे, मेरु रज्जु उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। आज हम मस्तिष्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। मस्तिष्क को देखेंगे, मतलब दिमाग जो होता है हम लोग का, उसमें कितना अलग अलग तरह का पार्ट्स होता है, अलग अलग भाग को देखेंगे दिमाग में, अलग अलग भाग जो है उनका काम क्या होता है। जो दिमाग रहता है इसके अंदर बहुत चीज़ भरा हुआ रहता है, ठीक है, एक चीज़ नहीं रहता है, बहुत सारा चीज़ रहता है, और सबका अपना अपना काम होता है, सब लोग अपना अपना काम निभाता है। अब देखते हैं कि इसमें अलग अलग भाग क्या है। जो हम लोग का दिमाग है उसको 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है, 3 भाग में, जैसे कि पहला भाग क्या हो गया, अग्र मस्तिष्क, ठीक है, अग्र मस्तिष्क में क्या क्या होता है, प्रमस्तिष्क और थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इन सभी को मिला के एक मस्तिष्क मतलब एक भाग बना दिया गया है, उसको क्या बोल दिया गया है, अग्र मस्तिष्क बोला गया है, ठीक है। दूसरा है मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क में देखिए ये वाला जो भाग है इसको मध्य मस्तिष्क बोला गया है। तीसरा है पश्च मस्तिष्क, ठीक है, तो पश्च मस्तिष्क में क्या क्या होता है, पोन्स होता है, अनुमस्तिष्क होता है और मेडुला होता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ को, जैसे कि ई हो गया, पोस्ट हो गया, ये अनुमस्तिष्क हो गया, ये मेडुला हो गया, इतना चीज़ को मिला दिया ना, तो बोल दिया कि इसको हम पश्च मस्तिष्क बोलते हैं। ये भी एक भाग हो गया सर, मतलब दिमाग को 3 तरह से बांट दिया गया है। अब देखते हैं तो ये जो मेरु रज्जु है, ये तो हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था कि मेरु रज्जु का काम क्या होता है, ठीक है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन को लाता है, मतलब ये मेरु रज्जु क्या से बना हुआ रहता है वो भी आपने देखा था, ठीक है। अभी देखना इन लोगों का काम क्या होता है सबका, ठीक है। अग्र मस्तिष्क का काम क्या होता है, ये मध्य मस्तिष्क का, और पश्च मस्तिष्क का काम क्या होता है। ये जो दिमाग होता है बहुत सारे, मतलब ये जब चीज़ों से बना हुआ है, बहुत नाजुक होता है ये सब चीज़। तो ये जो चीज़ होता है ये शरीर, मतलब हम सीधा वातावरण में खुला नहीं रहता, ऊपर खुला नहीं रहता, यहाँ पे एक बंद रहता है, ठीक है, एक एक परत लगा हुआ रहता है, क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी जो बोल सकते हैं, ठीक है, इसे खोपड़ी लगा हुआ रहता है, इसको हम कपाल बोलते हैं या फिर खोपड़ी बोलते हैं। ये क्या रहता है, मजबूत रहता है, बॉक्स रहता है, इधर से कोई मारेगा ना तो हम लोग को अंदर चोट नहीं लगेगा, ठीक है। अगर इधर अंदर थोड़ा सा भी चोट लगेगा तो ये गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, इधर कहीं भी गड़बड़ हो सकता है, दिमाग हम लोग का सही नहीं रहेगा, मतलब फिर हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। तो इसीलिए ये खोपड़ी लगा हुआ रहता है, ये खोपड़िया क्या करता है, बचाता है, ठीक है, कोई मार दिया, चाहे बॉल लग गया, चाहे कुछ हुआ, ठीक है, पत्थर उत्थर से लग गया, ये खोपड़िया बचा देता है। ये सब जो चीज़ है ना, ये लोग बहुत काम करता है, पूरा कंट्रोल होता है यहीं से हम लोग का, ठीक है। ये लोग का पूरा कंट्रोल काम कहाँ से होता है, इधर से होता है, ये जो पार्ट है इससे, और इसको इस पार्ट को बचाने का काम करता है ये खोपड़ी, इसको हम कपाल भी बोलते हैं, ठीक है, कपाल, खोपड़ी, कुछ भी बोल दीजिए। बोलता है खोपड़िया ठंडा कर ले, ऐसा बोलता है ना, खोपड़ी ठंडा नहीं करना पड़ता है, दिमाग में जैसे ई वाला होता है ना, ई वाला ज़्यादा पार्ट, ये खोपड़िया तो बस खाली ये लोग को बचाने का काम करता है, मेन काम तो ये वाला अंदर वाला ना होता है। तो बोलता है दिमाग को ठंडा, मस्तिष्क को ठंडा करो, मस्तिष्क को शांत रखो, तो बोलता है खोपड़ी को शांत रखो, खोपड़िया खाली काम करता है। अभी देखते हैं कि ये जो अग्र मस्तिष्क है और मध्य मस्तिष्क है, पश्च मस्तिष्क है,
इन लोगों का काम क्या क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें कि 3 भाग में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। सबसे पहला काम किसका है, अग्र मस्तिष्क का देखते हैं। अग्र मस्तिष्क का क्या काम होता है, मुख्य सोचने वाला भाग है। तो जो सोचने का काम करता है वो काम कौन करता है, अग्र मस्तिष्क करता है। उसमें जो जैसे था ऊपर देखे थे आप, प्रमस्तिष्क था ना, यहाँ पे प्रमस्तिष्क था, ये इसका काम देखिए, इसमें दोनों मिला के है तो इसका काम देख लेते हैं, अग्र मस्तिष्क का काम क्या होता है। इसमें विभिन्न ग्राही से आवेग सूचनाएं प्राप्त करने का क्षेत्र होता है। हम लोग अलग अलग तरह का ग्राही पढ़े थे, उसमें से जो आवेग सूचना मतलब क्या हुआ कि हम पिछले कक्षा में पढ़े थे कि मेरुरज्जु के अंदर क्या होता था, वहाँ से जो सूचना आता था कैसे आता था, मेरुरज्जु तक सूचना जो आता था कैसे आता था, आवेग के माध्यम से आता था, ठीक है। उसमें क्या जुड़ा हुआ था, ये जुड़ा हुआ था न्यूरॉन। न्यूरॉन देखे थे वहाँ में, उसमें क्या होता था, न्यूरॉन के अंदर जो सूचना आता था आवेग के, विद्युत आवेग के माध्यम से आता था, ऐसे नहीं आता था, ठीक है। तो इसमें विभिन्न ग्राही आवेग सूचनाएं प्राप्त करने का क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो अलग अलग तरह का ग्राही, ग्राही का मतलब क्या होता था, हम जानते थे कि किसी भी सूचना को जो भी चीज़ ग्रहण करता है उसको हम लोग ग्राही बोलते हैं। जैसे कि आग, मतलब हमको ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, उस सूचना को ग्रहण कौन करेगा, हमारा त्वचा करेगा। त्वचा के माध्यम से जो मेरुरज्जु तक सूचना आता था, फिर वहाँ से जो तो आवेग जो सूचना, अरे क्या हो गया, हमको कहीं कुछ सुनाई नहीं, मतलब कुछ सुनाई दे रहा है, ठीक है, तो वो किसके, कौन उसका ग्रह कर रहा है, उसका ग्राही कौन हो गया, कान हो गया। कुछ देख रहे हैं, उसका ग्राही कौन हो गया, आँख हो गया। तो इतना अलग अलग तरह का जो ग्राही होता है, उससे जितना भी सूचना आता है वो ग्रहण करने का क्षेत्र होता है, ठीक है। वो प्राप्त करने का क्षेत्र कहाँ पे होता है, अग्र मस्तिष्क में होता है। तो वही मस्तिष्क को देखेगा कि अच्छा ठीक है, उसके पास सूचना आया, उसके पास प्राप्त हुआ, उसके बाद डिसीजन वो लेगा, ठीक है। आगे देखें, अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अग्र मस्तिष्क में ऐसा नहीं होता है कि मान लीजिए कि हम क्या हुआ, कुछ हमको गर्मी लगा तो उसका एक क्षेत्र हुआ, ठीक है। हमको कुछ देखे, कुछ दिखाई दिया तो उसका एक अलग क्षेत्र हो जाएगा, कुछ सुनाई दिया तो उसका एक अलग क्षेत्र होगा। अलग अलग क्षेत्रों में सभी चीज़ का विशिष्टीकृत होता है, ठीक है। वहीं से लोग पहचानता है हो क्या रहा है, ठीक है। सुनने, सूंघने, देखने आदि ये सब है। तो किसी भी चीज़ को सूंघते हैं तो एक अलग क्षेत्र है उसको डिटेक्ट करने के लिए, किसी भी चीज़ को देखे तो उसको अलग क्षेत्र है डिटेक्ट करने के लिए, किसमें, अग्र मस्तिष्क के अंदर ये सब क्षेत्र है, ठीक है। इसमें साहचर्य के क्षेत्र पृथक होते हैं जहां इन संवेदी सूचनाओं अन्य ग्राही से प्राप्त सूचनाओं एवं पहले से मस्तिष्क में एकत्र सूचनाओं का अर्थ लगाया जाता है। अभी देखिए होता क्या है, अब हमको क्या हुआ कि कुछ सूचना मेरे पास आया, अब हमको वो सूचना अगर मेरे लिए नया है तो ये मस्तिष्क क्या करेगा, मस्तिष्क देखेगा कि ये सूचना क्या मेरे मेरे में पहले से था क्या, वो मिला के देखेगा कहीं यही सूचना तो नहीं ना फिर से भेज रहा है। हम जैसे कि देखिए कुछ चीज़ हम लोग सीखते हैं, जब मतलब हम लोग बच्चे होते हैं तो कुछ चीज़ हमको बहुत चीज़ नहीं मालूम रहता, तो देखते हैं, सीखते हैं, बहुत लोग बोलता है कि इसका नाम ये है, तो अच्छा ठीक है, वैसे दिमाग में बैठ जाता है। तो दिमाग में क्या वो सूचना हुआ, वही सूचना कहाँ पे रहेगा, अग्र मस्तिष्क में रहेगा, ठीक है। जैसे कि हम एक थी बकरी को देखें, ठीक है, बचपन में देखे, एक बार बकरी देखे, सब बोला बकरी है, बकरी, ठीक है, बकरी देख लिए। अब क्या हुआ, अगला बार फिर से हम अकेले कहीं जा रहे हैं घूमने, तो दिख गया हमको वही चीज़ बा, तो बकरी है, तो हम तुरंत पहचान लेते हैं बकरी है। लेकिन कैसे पहचानते हैं, अग्र मस्तिष्क में वो सूचना पहले से था, कि हम पहले से, हम अग्र मस्तिष्क में वो बैठा हुआ था कि ये ऐसा चीज़ दिखेगा तो इसको बकरी कहते हैं। फिर से हम देखें, फिर से हमको सूचना वो मिला, तो दिमागवा देखेगा कि वो पहले वाला जो था वही वाला है का, दिमाग जो मिला के देखता है ये सब चीज़, तो बोलता है कि ठीक है वही वाला था, हम बकरी बोलते हैं। तो ये क्या करता है कि अग्र मस्तिष्क में क्या होता है, यहाँ पे देखिए, अन्य ग्राही से प्राप्त सूचनाओं, जो अन्य अन्य अलग अलग ग्राही से जो सूचना हमको प्राप्त होता है, एवं पहले से मस्तिष्क में एकत्र सूचनाओं, जो पहले से मस्तिष्क में जो सूचना एकत्र है, उन सूचनाओं का अर्थ लगाया जाता है, मतलब उनको मिला के देखा जाता है, मैच करके देखा जाता है, सेम टू सेम है कि नहीं, नहीं है तो उसको सीख लेगा, और है तो बोल देगा कि भाई ये देखे हैं, ये वाला सूचना है, मतलब ये बकरी है। चाहे पहले सांप देखा था, सांप, फिर से सांप का सूचना मिलता, बोले सांप है। बैल पहले से देख लिया तो पहचान लिया, बैल का सूचना आया, फिर से देखा बैल, ठीक है, तो बोलेगा बैल है, ठीक है। जैसे कि किसी भी चीज़ को, हम गर्म चीज़ को छूते हैं, पहले भी हम गर्म चीज़ को छुए हैं तो उसका नाम क्या था, गर्म, 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 पहले से हम सुन के हम लोग सीख लिए हैं। फिर से अगर हम छुएंगे तो दिमाग बोलेगा कि ठीक है ये सूचना आया, ये सूचना गर्म है, गर्मी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब काम कौन करता है, अग्र मस्तिष्क करता है।
यह ऐच्छिक कार्य को नियंत्रित करता है, सूचनाओं को याद रखता है, शरीर के विभिन्न हिस्सों में सूचनाओं को एकत्रित करता है, विभिन्न हिस्सों में सूचनाओं को एकत्रित करता है और उनका समायोजन करता है। तो अभी हम लोग बोले थे कि ये जितना भी सूचना होता है उसको याद रख लेता है। पहले तो एक बार सूचना आया तो याद रख लेगा, अगर नया है उसके लिए तो याद रख लेगा, पुराना है तो उसका समायोजन मतलब क्या करेगा, उसको डिटेक्ट कर लेगा। मतलब क्या हुआ, नया पुराना कहने का मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज़ को एक बार पहली बार जो सूचना आता है उसको वो सूचना हमारे दिमाग के लिए नया होता है। जो सूचना बार बार आता है वो पुराना हो जाता है, क्योंकि एक बार जब आया तो हमारा शरीर दिमाग उसको याद कर लेगा। ठीक है, तो ये सब काम, जितना भी काम होता है याद करने का, डिसीजन लेने का, ठीक है, ये सब काम कौन करता है, अग्र मस्तिष्क करता है। तो इतना सारा काम होता है अग्र मस्तिष्क का। ठीक है, ये सब कौन से कार्य होते हैं, ऐच्छिक कार्य होते हैं। तो इसका काम कौन करता है, अग्र मस्तिष्क करता है। अगला देखते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क कहाँ पे है, यहाँ पे देख लीजिए मध्य मस्तिष्क, ये है मध्य मस्तिष्क, ये वाला मध्य मस्तिष्क। इसका काम क्या होता है, मध्य मस्तिष्क का काम होता है अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करना, जैसे पुतली के आकारों में परिवर्तन, सिर, गर्दन आदि प्रतिक्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया। तो यहाँ पे देखिए हम लोग 3 तरह की क्रिया पढ़े थे पिछली कक्षा में, तो ऐच्छिक, अनैच्छिक, प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जितने भी अनैच्छिक क्रिया होता है उनको नियंत्रण कौन करता है, मध्य मस्तिष्क करता है। जैसे कि पुतली के आकारों में परिवर्तन, जो पुतली जो होता है उसके आकार में परिवर्तन, सिर या फिर गर्दन जो होता है ना, इन लोग में कुछ मतलब हुआ, इन लोग कंट्रोल कौन करता है, सिर को इधर उधर हिलाना, गर्दन को इधर उधर करना, इन लोग कंट्रोल कौन करता है, मध्यवर्ती करता है। या फिर प्रतिवर्ती क्रिया जो होता है उसको भी कंट्रोल कौन करता है, मध्य मस्तिष्क करता है। ठीक है, तो इतना सारा काम होता है मध्य मस्तिष्क का। अब आते हैं पाश्च मस्तिष्क में। ठीक है, तो पश्च मस्तिष्क में क्या होता है, बहुत सारे अनैच्छिक क्रियाओं को मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क नियंत्रित करता है। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि अनैच्छिक क्रिया जो होता है उसको कौन कौन नियंत्रित करता है, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ये लोग नियंत्रित करता है। ठीक है, तो मध्य मस्तिष्क में, पश्च मस्तिष्क में 3 भाग होता है। 3 भाग क्या क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए, पोन्स होता है, अनुमस्तिष्क होता है और मेडुला होता है। ये 3 भाग होता है, एक ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। तो मध्य पाश्च मस्तिष्क में कितना, 3 भाग होता है। अब 3 भाग में 2 भाग जो है अनुमस्तिष्क और मेडुला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पूरा पूछा जाता है एनसीईआरटी में, इसके बारे में ज़्यादा कुछ दिया हुआ है। तो हम 2 चीज़ को देखेंगे। ठीक है, मेडुला और अनुमस्तिष्क का काम क्या होता है, अनुमस्तिष्क का सबसे पहला काम जो देखते हैं, मेडुला का क्या काम होता है, रक्त दाब, लार आना, वमन, उल्टी जिसको बोलते हैं, मेडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब क्या होता है, रक्त दाब क्या होता है कि खून का दबाव जो होता है ना, ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, उसको नियंत्रण कौन करता है, मेडुला करता है। लार जो हम लोग को मुंह से आता है, खाना देखते हैं किसी भी चीज़ को तो लार आने लगता है, तो उसको नियंत्रण कौन करता है, मेडुला करता है। तो देखिए मेडुला, आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुंह से जैसे कि लार आता है हम लोग किसी भी चीज़ को देख करके, तो एक चीज़ हम जैसे कि खट्टा आम देख लेते हैं, देखते देखते मुँह में लार आने लगता है। लारवा आएगा तो कैसे आएगा, अखिया देखा। ठीक है, अभी देखिए काम कैसे हो रहा है, अखिया देखा, उसको डिटेक्ट किया। ठीक है, अखिया देखा तो किसको दिखाएगा, अग्र मस्तिष्क में जाएगा वो, उसका इन्फॉर्मेशन अग्र मस्तिष्क बोल देगा ये तो चला आम है, तो ये मेडुलवा बोलेगा ना पश्च मस्तिष्क का, ये आम है। अब आम जैसे कि हम लोग देखते हैं तो मुंह से लार आने लगता है, तो मुंह से ये इसको कंट्रोल कर देगा, ये कर देगा। ठीक है, या फिर उल्टी आता है, ये सब जितना भी होता है ये किससे कंट्रोल होता है, मेडुला से कंट्रोल होता है हमको। ठीक है, नियंत्रित किया जाता है इसको। तो उल्टी आ रहा है तो उसको नियंत्रण कौन करेगा, मेडुला करेगा। लार मुंह से आ रहा है खूब देख किसी भी चीज़ को, तो उसको मेडुलवा बोलेगा रे निकल मत अभी याद है, उसको भी नियंत्रित कर देगा। ठीक है, रक्त दाब जैसे ब्लड प्रेशर होता है उसको नियंत्रित करता है, कम या ज़्यादा उठता है तो वो, इसीलिए हम लोग को बोला जाता है कि दिमाग सही रखने के लिए, तो दिमाग अगर सही रखेंगे तो दिमाग में भी किससे बना है दिमाग, मेडुला से भी। मेडुला क्या है, दिमाग का एक भाग है, इसीलिए दिमाग को सही रखना चाहिए। उसके वजह से दिमाग अगर सही रहेगा, मेडुला अगर सही रहेगा तो अच्छे तरह से किसको नियंत्रित करेगा, रक्त दाब को नियंत्रित करेगा, लार आना, वमन वगैरह ये सब चीज़ को नियंत्रित करेगा। ठीक है, अब शरीर का और एक, दिमाग का और एक भाग है, वो क्या है, अनुमस्तिष्क है। ये क्या होता है, क्रियाएं जैसे सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, एक पेंसिल उठाना, इस प्रकार के इस प्रकार से यह जो अनुमस्तिष्क है बहुत सारे कार्य को करता है जो ऐच्छिक क्रियाओं के प्रस्तुति तथा शरीर के संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। अब देखिए हम लोग का शरीर में जितना भी बैलेंस बनाना है, ठीक है, वो काम कौन सा दिमाग करता है,
अनुमस्तिष्क करता है। बैलेंस बनाने का मतलब क्या हुआ, आप साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल में बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ से सीधी रेखा खींच रहे हैं, वो बैलेंस बनाते हैं, वहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, सीधी रेखा में चलना, आपको बोल देगा सीधा एकदम चलते जाना, इधर उधर नहीं जाना है, तो बैलेंस बनाना। तो ये सब कार्य कौन करता है, अनुमस्तिष्क से ये कंट्रोल होता है, ये सब नियंत्रित होता है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर अपने पूरे डेली लाइफ में अगर बैलेंस नहीं बनाए, पूरी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं बना के चलेंगे, तो कहीं भी गिर सकते हैं, कहीं भी ठोकर मार सकते हैं, कहीं भी टकरा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, हमारा काम सही से नहीं होगा। तो बिना बैलेंस का कुछ भी काम परफेक्ट नहीं होता। किसी भी कार्य को परफेक्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा, बैलेंस बनाना होगा, संतुलित करना होगा, ठीक है। तो ये काम कौन करता है, अनुमस्तिष्क करता है। तो मस्तिष्क, देखिए सारा चीज़ जो कंट्रोल हो रहा है, कार्य तो कर रहे हैं हम, जैसे बैलेंस बनाना एक कार्य करना हुआ, ठीक है। रक्त दाब ला आना ये सब ऑटोमेटिक होता है, लेकिन ऑटोमेटिक कैसे होता है कंट्रोल, वो मेडुला से होता है। जबकि हम अनुमस्तिष्क का जब बात करें तो किसी भी काम को हम कर रहे हैं, ठीक है, बैलेंस, जहाँ पे बैलेंस की ज़रूरत है, संतुलित रहने का ज़रूरत है, वहाँ पे पूरा काम तो कौन कर रहा है, किससे नियंत्रण हो रहा है, इसको अनुमस्तिष्क से नियंत्रण हो रहा है, ठीक है। और अनुमस्तिष्क सही नहीं रहेगा तो हम बैलेंस शरीर मतलब नहीं बना पाएंगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से इतना सारा ये तीनों मस्तिष्क का उपयोग हमने पढ़ा। मस्तिष्क का कार्य जो पढ़ के हमको क्या पता चला कि मस्तिष्क को क्या रखना पड़ेगा, एकदम मस्त रखना, टनाटन रखना पड़ेगा, दिमाग एकरा में टेंशन वेंशन नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। दिमाग को ये दिमाग बोलते हैं, ये मस्तिष्क है पूरा एकदम ही। तो इसको बहुत ज़्यादा टेंशन देने का ज़रूरत नहीं है। इसको जब इतना जितना मस्त रहेगा उतना शरीर भी, हम लोग का काम, शरीर, सब चीज़ मस्त रहेगा, ठीक है। अब एक चीज़ पढ़े थे हम लोग, तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़े थे पिछली कक्षा में। तंत्रिका तंत्र में क्या पढ़े थे, न्यूरॉन के बारे में पढ़े थे उसमें हम लोग। तो उसमें क्या होता है, उसका सीमा पढ़ना है। सीमा का मतलब क्या हो, लिमिटेशन, मतलब कुछ भी, किसी भी चीज़ का सीमा होता है। जैसे कि सीमा कहने का मतलब क्या हुआ कि एक बच्चा है, ठीक है, एक फाइटर है यहाँ पे, ठीक है। ये इधर मार सकता है, इधर मार सकता है, इधर, इसका सीमा होता है, एक लिमिटेशन है, एक बाउंड्री है, ठीक है। इससे इतना से आगे ये कहीं मार नहीं सकता है, वार नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे किसी आदमी को खड़ा कर दिया जाएगा तो ये इसको नहीं मार पाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ पे खड़ा करेगा तो मार के हड्डी पसली नाक मुंह सब तोड़ देगा। लेकिन एक यहाँ खड़ा कर दिए, यानी बाहरे खड़ा कर दिए, यहाँ नहीं मार पाएगा। अगर ई जगह खड़ा कर दिए तो यहाँ नहीं मार पाएगा। तो मतलब क्या हुआ, इसका सीमा कहाँ तक है, इतना ही सीमा है, इसका लिमिटेशन यहाँ तक है। उसी तरह से तंत्रिका तंत्र जो होता है वो क्या काम करता था, न्यूरॉन क्या काम करता था, न्यूज को ले जाने का, इंफॉर्मेशन को ले जाने का कार्य करता था। इसका कुछ सीमाएं हैं। तो पहला सीमा क्या है, विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकते हैं जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हो, ठीक है। तंत्रिका तंत्र यहाँ पे तो जो विद्युत संवेग होता है, हमने पढ़ा था कि किसी भी इंफॉर्मेशन को ले जाता था तो विद्युत संवेग के द्वारा ले जाता था। यहाँ पे कैसे होता था, यहाँ पे ऐसे था, ठीक है, तो ऐसे जाता था, फिर ऐसे था, ठीक है, ऐसे जुड़ा हुआ रहता था, फिर ऐसे, फिर मतलब फिर ठीक है, इस तरह से रहता था। तो क्या होता था, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता था। अब यहाँ पे हम लोग को दिक्कत क्या आ रहा है कि कोई भी इंफॉर्मेशन को ले जाना है, ठीक है, कोई भी समाचार को ले जाना है, किसके पास, दिमाग के पास ले जाना है, ठीक है, उसका तब ना वो अलग अलग काम करेगा। तो दिमाग के पास लेके जाना है तो वही कोशिका का दिमाग ले जाता था जहाँ जहाँ से वाला जुड़ल है, ठीक है, जहाँ जहाँ से तंत्रिका तंत्र जुड़ा हुआ है वहीं से सिर्फ इंफॉर्मेशन को ले जाता था, या फिर वहाँ तक इंफॉर्मेशन को पहुँचाता था। दिमाग जो बोलता था वो काम को वहाँ तक पहुँचाता था। अब जो कोशिका जो है, जो इस तंत्रिका तंत्र से नहीं जुड़ा है, वहाँ तक ये काम नहीं कर सकता है, ठीक है, वहाँ तक पहुँचा नहीं सकता है। अब दिक्कत क्या हुआ, हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जितना भी कोशिका होता है सब तंत्रिका तंत्र से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, सब तंत्रिका तंत्र से नहीं जुड़ा हुआ है। तब जो भी कोशिका है तंत्रिका तंत्र से नहीं जुड़ा हुआ है, उसके पास न्यूज कैसे पहुँचेगा, उसके पास इन्फॉर्मेशन कैसे पहुँचेगा, या फिर वहाँ से इन्फॉर्मेशन दिमाग तक कैसे लाया जाएगा, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन हो गया इसका, ये एक सीमा हो गया, यहाँ पे नहीं आ सकता है, ठीक है। क्या था सीमा, ठीक है, किसका, तंत्रिका तंत्र का। वो क्या था कि एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद, ठीक है, अगर एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न हुआ उसके बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्यविधि सुचारू करने के लिए समय लेती है, ठीक है।
तो क्या होता था कि एक बार विद्युत आवेग जो उत्पन्न हो गया, ठीक है, तो अगला जो विद्युत आवेग उत्पन्न करना है, ठीक है, तो उसके उसके बाद मतलब उसमें एक बार उत्पन्न हो गया, उसके बाद अगला बार करना है, उसमें टाइम लगता था कोशिका, ठीक है, समय लेती है। अतः कोशिकाएं लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती। तो लगातार जो है कोशिका आवेग उत्पन्न नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि इसको जो कार्य होता था उसको सुचारू करने में कुछ टाइम लगता है। तो ये दो इसका सीमाएं था। लेकिन अभी तक हम पढ़े तंत्रिका तंत्र तक, अब हम जानते हैं कि हमारा शरीर बहुत अच्छा से काम करता है। तो मतलब कुछ तो और होगा ना, कुछ और चीज़ होगा जो दिमाग और चीज़ है जो काम कर रहा है तंत्रिका तंत्र के अलावा, ठीक है, जिसके वजह से हमारा शरीर अच्छा तरह से काम कर रहा है, वहाँ तक इन्फॉर्मेशन को पहुँचा रहा है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन ला रहा है। सिर्फ तंत्रिका तंत्र नहीं ला रहा है, और कुछ चीज़ है, वो हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में, ठीक है। हेलो दोस्तों, तो हम नियंत्रण एवं समन्वय जो चैप्टर था उसको पढ़ रहे थे। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? उसमें हमको पढ़ना क्या है, पहले ये सोच लीजिए ना। पढ़ना ये है कि हमारे शरीर में जो अनेक अनेक तरह की क्रियाएं होती हैं वो कैसे नियंत्रित होते हैं, ठीक है, उनका समन्वय कैसे होता है, उसके बारे में हम देख रहे थे। तो जब हम पढ़ना शुरू किए चैप्टर, तो क्या हुआ था, हम बोले कि भैया देखिए, जो तंत्रिका तंत्र होता है पूरा शरीर को कंट्रोल करके रखता है, नियंत्रित करके रखता है, ठीक है। जब पढ़ने लगे, पढ़ते 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 थोड़ा देर पता चला कि भैया तंत्रिका तंत्र है, कुछ जगह पे फेल हो जाता है, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया कि तंत्रिका तंत्र क्या क्या काम करता है, वो पूरा एकदम पढ़ लिया अभी तक। अब क्या पढ़ना है कि ठीक है, जहाँ जहाँ तंत्रिका तंत्र फेल होता है वहाँ कौन काम आता है? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ होती है, बहुत सारे ग्रंथि होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि उनको बोलते हैं, तो वो काम करते हैं। अब अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में हमको क्या करना है, अभी पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप परिभाषा जानना चाहते हैं, अगर बहुत बढ़िया परिभाषा, तो किताब खोलिए, वहाँ पे देखिए बहुत अच्छा से लिखा हुआ है। यहाँ हम अपने भाषा में लिख दिए हैं। तो एकदम छोटा सा परिभाषा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ का किसको बोलते हैं? यह वे ग्रंथियाँ हैं जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करती हैं, जो हार्मोन कहलाते हैं। तो ये बहुत सारा ग्रंथि होता है, एक ग्रंथि नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारी ग्रंथियाँ होती है जो अपना जो उत्पाद होता है वो सीधे रक्त में स्रावित करता है, मतलब खून में सीधे स्रावित कर देता है। उसको क्या बोलते हैं? हार्मोन बोलते हैं। और ये हार्मोन सबका बहुत काम होता है, ठीक है, अलग अलग तरह का काम होता है, वही पढ़ना है भी। और हार्मोन कौन सा ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकालता है वो देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो ये हार्मोन कहलाता है। सीधे कहाँ पे? अंतःस्रावी ग्रंथि। इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि सीधे खून पे हार्मोन को स्रावित करता है, ठीक है। थोड़ा सा हार्मोन का परिभाषा देख लेते हैं। तो हार्मोन का परिभाषा आपको देखना है तो आप क्या कीजिए, किताब खोलिए, देखिए बहुत अच्छा से वहाँ पे समझाया हुआ है। यहाँ पे अपने भाषा में मैंने लिखा है, ठीक है। आपको नहीं समझ में आए, किताब से परिभाषा को लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको बस समझना है कि क्या होता है, ठीक है। यह वह रसायन है जो जंतुओं के क्रियाओं, विकास एवं वृद्धि के लिए अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलती है, ठीक है, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से ये रसायन निकलता है और क्या काम करता है? जंतु क्रिया के लिए, विकास के लिए, वृद्धि में काम आता है, और हमारे शरीर की क्रियाओं को विकास एवं वृद्धि को समन्वय करती है, उनको नियंत्रित करती है, ठीक है। तो हार्मोन जो है, जैसे कि तंत्रिका तंत्र बोल रहे थे क्या क्या काम करता है, वही काम हार्मोन का भी होता है। तो कुछ कुछ जगह पे जो तंत्रिका तंत्र जहाँ पे काम नहीं कर पाता है, तो हार्मोन का भी तो काम है भाई, हार्मोन वहाँ पे काम करता है। अब हार्मोन के बारे में मतलब अभी सीखना है कौन कौन सा हार्मोन है, क्या काम होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वो फिगर एकदम, ठीक है, फोटो। तो देखिए ये जो फोटो है नर का फोटो है। जो फोटो ए है, ए में जो दिया हुआ है नर का फोटो है, ये वाला मादा का फोटो है। मतलब ये वाला नर कहने का मतलब मैन है, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं इसको? वुमेन, ठीक है, ठीक है। तो ये लड़की का फोटो है, ये लड़का का फोटो है, ये वाला। अब देखिए, अभी हम बोले अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, कौन कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि? तो देखिए हाइपोथैलेमस, क्या है, पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ऑटू ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अग्नाशय, वृषण, ठीक है। तो ऐसे आप देखिएगा दोनों को फोटोवा में, तो बाकी जितना सारा ग्रंथि है सब दोनों में सेम है। अलग कौन सा है भाई? तो नर में जो है वृषण ग्रंथि होता है और मादा में होता है अंडाशय ग्रंथि। अभी हम क्या सीखने वाले हैं, यहाँ किताब में मोटा मोटी देख लीजिए आप, ठीक है। अभी क्या सीखने वाले हैं, जितना सारा जो ग्रंथि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका, ठीक है, वो जो ग्रंथि होता है कौन कौन सा हार्मोन स्रावित करता है वो देखना है, और वो हार्मोन का काम क्या होता है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, हम बोल दिए ऑटू ग्रंथि, तो ऑटू ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकलता हो तो ऑटू ग्रंथि से, और हार्मोन का क्या काम होता है वही देखना है, ठीक है। देखिए
यहाँ पे इतना सारा ग्रंथि दिया हुआ है, लेकिन क्या होता है कि एक ग्रंथि है बहुत सारा हार्मोन निकालता है, लेकिन आपका जो 10th लेवल का किताब है उसमें हमको क्या करना है कि सारे ग्रंथि के हार्मोन के बारे में नहीं पढ़ना है। अभी बस इतना ही हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे जितना हमें दिया हुआ है, जितना पढ़ना है, ठीक है। तो अभी देखते हैं अगली स्लाइड में यही है कि देखिए पीयूष ग्रंथि, यहाँ पे हाइपोथैलेमस जो है, ये जो ग्रंथि है हाइपोथैलेमस, इसको इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए नहीं दिया हुआ यहाँ पे। और ये सब हार्मोन रिलीज करते हैं, उसका काम क्या होता है वहाँ देखते हैं। तो पीयूष ग्रंथि कौन सा है? पीयूष ग्रंथि ये होता है, उसके नीचे होता है। पीयूष ग्रंथि के बारे में देखिए, पीयूष ग्रंथि जो होता है कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, कौन सा हार्मोन निकालता है? वृद्धि हार्मोन। तो पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? वृद्धि हार्मोन निकलता है। ये काम क्या करता है, इसका कार्य क्या होता है? वृद्धि को नियंत्रित करना। मतलब कोई आदमी नटवा होगा, कोई आदमी बौना होगा, या कोई आदमी बहुत लंबा होगा, किस पे डिपेंड करता है, किस पे निर्भर करता है? पीयूष ग्रंथि पे निर्भर करता है। और कौन सा हार्मोन रहता है वहाँ से? वृद्धि हार्मोन। मतलब किसी में अगर बहुत ज़्यादा वृद्धि हार्मोन निकल रहा है तो आदमी लंबा होगा, जिसमें बहुत कम निकल रहा है वो नाटवा होगा, बौना होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि का काम क्या होता है। अगला जो है वो ऑटो ग्रंथि है, ठीक है। तो ऑटो ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकलता है? ऑटो ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। यहाँ से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। तो ऑटो ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन को क्या बोला जाता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। अब भाई जो थायरॉक्सिन हार्मोन है कौन सी काम करता है? इसका काम देखिए, यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा के उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो ये जो उपापचय, जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब प्रोटीन है, इन लोगों का उपापचय करने में थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत काम आता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे थेरोक्सिन यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या होगा? थायरॉक्सिन होगा, ठीक है। थायरॉक्सिन यहाँ पे होगा, ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो अभी हम देखते हैं कि हम बोलते हैं नमक खाते हैं, तो वहाँ पे एकदम टीवी में प्रचार आता होगा कि ये नमक आयोडीन युक्त है। आयोडीन क्यों खाना चाहिए? देखिए, आयोडीन नहीं खाइएगा तो आप क्या नहीं बनेगा? ये थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा। थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, ठीक है। तब क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब क्या नहीं, उपापचय नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आयोडीन का काम करता है, आयोडीन इनको बनाने में काम करता है, ठीक है। तीसरा जो है वो क्या है? अधिवृक्क। अधिवृक्क, तो अधिवृक्क से कौन सा हार्मोन निकलता है? अधिवृक्क से निकलने वाला हार्मोन का नाम है एड्रीनलिन, ठीक है। तो यहाँ से अधिवृक्क से निकल रहा है एड्रीनलिन, ये हार्मोन निकल रहा है। अब देखिए एड्रीनलिन को क्या बोलते हैं, मतलब क्या काम होता है, कार्य? विपरीत परिस्थिति से लादने। यहाँ पे देखिए, यहाँ लड़ने होगा, ठीक है, लड़ने, लादने नहीं होगा, ठीक है, लड़ने होगा। लड़ने में हमें मदद करता है। विपरीत परिस्थिति मतलब क्या हुआ? देखिए एड्रीनलिन जो है विपरीत परिस्थिति मतलब कैसे, आपके सामने कुछ दिखा, क्या दिखा भाई? सांप दिखा। सांप से आपको बहुत डर लगता है, तो सांप आपने देखा, तो अब क्या कीजिएगा कि सांप को देख लिए तो आपको भागने का ताकत मिलना चाहिए, ठीक है, या फिर डर के वहीं रह जाइएगा, यही होता है। तो क्या होगा, जो एड्रीनलिन जो है तुरंत जैसे सांप को देखेंगे उसी एकदम निकलेगा, स्रावित होगा, खून से होते 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 कहाँ तक जाएगा? हृदय तक जाएगा। हृदय तक जाएगा तो क्या होता है? हृदय का मतलब बहुत जल्दी जल्दी से धड़कने लगता है हृदय, और बहुत जल्दी जल्दी से धड़केगा तो हम क्या करेंगे? ज़्यादा सांस लेंगे, ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे। ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे का मतलब क्या हुआ? ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ तक जाएगा? शरीर के हर एक पार्ट तक जाएगा। हर एक पार्ट तक जाएगा तो मतलब क्या होगा? हमारे मांसपेशियों को थोड़ा और ज़्यादा ताकत मिलेगा, ठीक है। ताकत मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? तुरंत भागने का प्रयास करेंगे वहाँ से, ठीक है। तो सोच लीजिए, तो एड्रीनलिन जो हार्मोन होता है वो कहाँ से निकलता है? अधिवृक्क से निकलता है। और काम उसका क्या है भैया? विपरीत परिस्थिति में लड़ने में हमें मदद करता है। तो जब भी ऐसा परिस्थिति हो गया जहाँ पे आपको लड़ने का मतलब तुरंत, ऐसा भी आप देखे होंगे कि क्या क्या होता है कि आप लटक रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसा ताकत आ जाता है कि आप आराम से लटक सकते हैं। तो ये एड्रेनलिन जो है वहाँ से रिलीज होता है, निकलता है, ठीक है। वो हमारे धड़कन को बढ़ा देगा, उसकी वजह से हमारे मांसपेशियों के पास ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचेगा, उसकी वजह से शरीर का ताकत बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये काम कौन करता है? एड्रीनलिन हार्मोन करता है, ठीक है। अगला जो चौथा नंबर है अग्न्याशय है, ठीक है। तो अग्न्याशय से क्या निकलता है? इंसुलिन हार्मोन निकलता है यहाँ से। तो अग्न्याशय जो है वहाँ से कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन निकलता है। अब इंसुलिन का काम क्या होता है? हमारे रक्त में शर्करा के स्तर को बनाए रखना। तो जैसे कि आप लोग नॉर्मली सुनेंगे बहुत बार क्या होता है कि बहुत आदमी लोग बोलता है हमको शुगर हो गया। शुगर हो गया का मतलब क्या हुआ है कि हमारे रक्त में शर्करा हमेशा रहता है।
तो शर्करा का जो स्तर है एक नॉर्मल स्तर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसका स्तर बढ़ जाता है। शर्करा का स्तर बढ़ने की वजह से क्या होता है, खून गाढ़ा हो जाता है, हमारे हृदय को थोड़ा जोर लगने लगता है, क्योंकि वो खून को पंपिंग करता है, ब्लड का पंपिंग करता है, तो उसको ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है। तो अगर शर्करा हमारे शरीर में बढ़ जाएगा तो एक तरह का बीमारी है, एक मधुमेह बीमारी है, ठीक है, मधुमेह, ठीक है। तो मधुमेह बोलते हैं, शर्करा के वृद्धि के कारण एक बीमारी हो जाता है जिसको मधुमेह बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलता है शुगर हो गया है। तो ये बीमारी हो सकता है। अब देखिए, इसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि बहुत लोग का मधुमेह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, शर्करा बहुत बढ़ जाता है खून में, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, बाहर से इंसुलिन लेते हैं, बाहर से दवाइयाँ खाते हैं, किसको कंट्रोल करने के लिए, जो हमारे खून में जो शर्करा है उसको नियंत्रित करने के लिए बाहर से हम दवाई ले रहे हैं, बाहर से इंसुलिन ले रहे हैं, ठीक है, तब नियंत्रित रहता है। अब सोचिए कि अगर इंसुलिन कम हो जाएगा शरीर में, ठीक है, जो अग्न्याशय है इंसुलिन कम पैदा करेगा, ठीक है, तो हमारे शरीर में क्या होगा, शर्करा बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा। अगर इंसुलिन बहुत ज़्यादा पैदा करेगा तो शर्करा कम हो जाएगा, अगर शर्करा कम हो जाएगा तो भी हमको ताकत नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जो नियंत्रित करता है शर्करा के हमारे ब्लड में, खून में, वो ये इंसुलिन ही करता है, ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आप जब भी मतलब इस तरह की बीमारियों से लड़ना है तब ऐसा चीज़ खाइए जो इंसुलिन बहुत अच्छे से बनता रहे, ठीक है, अग्न्याशय अच्छा रहे, तो उस तरह का आप लोग को डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं वो खाने के लिए वगैरह वगैरह, ठीक है। 5वां नंबर पे क्या है, वृषण। वो किस पे होता है, हम बोले थे नर पे होता है, ठीक है, वृषण किस पे होता है, नर पे होता है। तो ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है भैया, टेस्टोस्टेरोन, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। इसका क्या काम होता है, यौनारंभ से संबंधित परिवर्तन लैंगिक परिपक्वता को देता है। मतलब ये जो यौन जो होता है, लड़का होगा लड़की होगा, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अंडाशय, इसको बोलते हैं एस्ट्रोजन, ये भी काम, इसका भी काम सेम होता है, ठीक है, लैंगिक परिपक्वता को देना, ठीक है, मतलब लड़का होगा लड़की होगा ये दोनों। तो इसमें ये जो अंडाशय होता है मादा में होता है और वृषण जो होता है नर में होता है। तो ये इन लोग की वजह से हमको पता चलता है लैंगिक क्या होगा उसका, ठीक है। अब देखिए, किसी भी बच्चा का लैंगिक क्या होगा वो किस पे निर्भर करता है, इस पे अंडाशय पे और वृषण पे। तो वृषण कहाँ पे होता है, नर में होता है, अंडाशय मादा में होता है, ठीक है। और इन लोग से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन वृषण से होता है, और एस्ट्रोजन किससे होता है, अंडाशय से होता है, ठीक है। इतना ही देखिए, अभी तक आपको इतना ही सारा हार्मोन के बारे में पढ़ना था, ठीक है, और इन हार्मोन के बारे में, इतना अंतःस्रावी ग्रंथियाँ के बारे में पढ़ना था। तो देखिए ये सब कैसे काम करते हैं हमारे शरीर के समन्वय को बनाए रखने के लिए, ठीक है, उनको नियंत्रित करने के लिए। तो एक तो हमने पढ़ा था कि वो क्या था, तंत्रिका तंत्र होता है, उसके साथ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ से क्या क्या निकलता है, ये सब हार्मोन भी निकलता है, उनका काम क्या होता है, बहुत अच्छे तरह से पढ़ लिए हैं। तो इसको अच्छे से देखिएगा, 2-3 बार रिपीट कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा पूरा चीज़, ठीक है। अब होता है पुनर्भरण, ठीक है, पुनर्भरण क्रियाविधि। तो यह क्या होता है, यह सुनिश्चित करती है कि हार्मोन सही मात्रा में तथा सही समय पर स्रावित हो। तो इसका काम क्या होता है कि जैसे कि ये सब जितना सारा ग्रंथि आपने देखा, ये ग्रंथि क्या करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं, हार्मोन को स्रावित करते हैं। लेकिन क्या क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ये लोग ज़्यादा हार्मोन दे दिया, कभी कभी कम हार्मोन दिया, कभी गलत टाइम पे हार्मोन निकल गया, ठीक है, ऐसा होता है। उसको कंट्रोल कौन करता है, पुनर्भरण, ठीक है। ये क्रियाविधि के द्वारा ये सब कंट्रोल होता है कि भैया आप अगर एड्रीनलिन निकाल रहे हैं, बोलेगा कि अधिवृक भैया जी आप अगर एड्रीनलिन निकाल रहे हैं तो इतना ही निकालिए, ठीक है, और इस समय पे निकालिए, ठीक है। अब देखिएगा कि एड्रीनलिन कब निकलता है, विपरीत परिस्थिति में लड़ने की मदद करता है। अब मान लीजिए कोई विपरीत परिस्थिति है, ये नहीं है, बढ़िया से आप बैठल हैं, कोई दिक्कत नहीं, तब वो एड्रीनलिन निकलने लगा तो आपको क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, ज़्यादा निकलने से भी दिक्कत होता है। लेकिन इसको कंट्रोल कौन करता है भैया, ये करता है कंट्रोल, ये, ठीक है। तो यही सब पढ़ना था इसमें। हेलो दोस्तों, तो अभी तक हमने पढ़ा था जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, ये सब के बारे में हमने पढ़ा था। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, जंतुओं के बारे में पढ़ रहे थे कि उसमें नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है, ठीक है।
वो अपने शरीर को किस तरह से कंट्रोल करते हैं, ठीक है, कब कैसे बिहेव करना है, वो सारी चीज़ें को हमने पढ़ चुका है, ठीक है। अभी पढ़ना है कि पौधों में जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, वो कैसे अपने आप को नियंत्रित करते हैं, उनके अंदर नियंत्रण कैसे होता है और समन्वय कैसे होता है, ये पढ़ना है, ठीक है। तो अभी पौधों के बारे में स्पेशली जानना है, इनके जितने भी हार्मोन होंगे वो कैसे काम करते हैं, उनके बारे में भी समझते हैं, और उनका काम क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य पादप हार्मोन, जिसे फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है, के द्वारा होता है। तो देखिए पौधा में जो नियंत्रण एवं समन्वय जो होता है वो किसके द्वारा होता है, फाइटो हार्मोन्स के द्वारा, ठीक है, ये काम करता है, इसके द्वारा होता है। विविध पादप हार्मोन वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। तो देखिए आदमी में क्या होता था कि हम जैसे कि हमारे अंदर बहुत तरह तरह की ग्रंथियां थी, बहुत तरह तरह की ग्रंथियां अलग अलग तरह के हार्मोन रिलीज करते थे, ठीक है। तो एक दूसरे से कनेक्टेड था, तो वहाँ से क्या होता था, ट्रांसफ़र होता था, उसके मदद से पता चलता था, वो नियंत्रित करते थे, ठीक है, कि वहाँ से दिमाग के पास गया, दिमाग फिर उसको ये किया, उस तरह से किया जाता था। लेकिन पेड़ पौधा में क्या होता है कि उस तरह का कोई ग्रंथि नहीं है, पेड़ पौधा में कोई भी ऐसा ग्रंथि नहीं है जो एक क्या बोलते हैं, एक तरह का ये क्या रिलीज करेगा, हार्मोन रिलीज करेगा, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि पेड़ पौधा के बारे में भी जानेंगे कैसे इनमें नियंत्रण होता है, ठीक है। तो पादप दो भिन्न प्रकार की गतियां दर्शाते हैं। तो देखिए कि इनमें जो भी नियंत्रण और समन्वय का काम होता है वो किससे होता है, पादप का गति द्वारा या फिर उसका गति के ना भी होने पे, ठीक है। तो अभी देखते हैं वृद्धि से मुक्त ये गतियां वृद्धि पर निर्भर नहीं करती हैं, जैसे छुई मुई के पौधे का स्पर्श से सिकुड़ जाना। देखिए एक होता है कि ठीक है, एक पेड़ है भैया, पेड़वा बड़ा हो रहा है, ठीक है, पेड़ है मान लीजिए, ठीक है, ये बड़ा हो रहा है, तो मान लीजिए बड़ा होते जा रहा है धीरे धीरे, तो उस पर नियंत्रित होगा, बड़ा होने पे नियंत्रित होगा, ठीक है। लेकिन एक होता है कि वृद्धि से मुक्त, पेड़ बड़ा नहीं हो रहा है उससे नियंत्रित कैसे हो रहा है, वैसे पौधे जो होते हैं उनका नियंत्रण कैसे होता है। तो ये गतियां वृद्धि पर निर्भर नहीं करती, तो जो भी पेड़ का वृद्धि हो रहा है ये उस पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। अभी देखिए कि जैसे छुई मुई का एक पौधा होता है, सिकुड़, अभी उसको आगे हम समझाएंगे, सिकुड़ जाता है, उसको पकड़िएगा तो सिकुड़ जाता है। तो क्या हुआ कि उसको बाहर से हमने टच किया तो वो क्या किया, सिकुड़ गया, मतलब कुछ उसके अंदर कुछ तो हुआ होगा, सिकुड़ गया, वो समझ गया, ठीक है। हम जैसे कि हम एक चीज़ समझाए थे, हम आपको समझाए थे कि हम क्या करते हैं कि जब भी हम किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो हम क्या करते हैं, तुरंत हाथ हटा लेते हैं कि नहीं, हाथ हटा लेते हैं। तो हमारे अंदर क्या होता था कि वहाँ से मैसेज किसके पास जाता था, दिमाग के पास जाता था, दिमाग फिर से बोलता था कि वो गर्म चीज़ है, हाथ हटा दो, तो हाथ वो चीज़ बहुत फास्ट होता था। अभी छुई मुई के पौधे को हम टच कर रहे हैं, छू रहे हैं, तो हमने क्या बोला था कि ये किस पे निर्भर करता है, जो छुई मतलब पेड़ पौधे जो पादप होते हैं वो किस पे करते हैं, विविध पादप हार्मोन वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं, ठीक है। तो एक छुई मुई का पौधा है, ये वृद्धि पे निर्भर नहीं करता है, ठीक है, वो सिकुड़ जाता है, उसको छुइएगा तो सिकुड़ जाएगा, उसका भी आगे हम अच्छे तरह से समझेंगे। वृद्धि पर आश्रित पौधों में होने वाली ये गतियां वे गतियां होती हैं जो पौधों के कायिक भाग में गतियों को दर्शाती हैं, जैसे प्रतान की गति, पौधे का प्रकाश की ओर की गति और जड़ों का जल की ओर की गति। अभी ये समझेंगे, तो इन चीज़ों पे निर्भर करता है, ठीक है। ये दो चीज़ों पे कैसे पेड़ पौधे जो होते हैं एक दूसरे को अपने आप को नियंत्रण करते हैं, समन्वय करते हैं, वो देखते हैं, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं। वृद्धि से मुक्त गति, ठीक है, जो वृद्धि पौधे का जो वृद्धि है उसके मुक्त गति, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि एक होता है कि पौधे किसी अपने आप को नियंत्रित कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ कि पौधे बड़े हो रहे हैं, उनका वृद्धि हो रहा है, उसके वजह से नियंत्रण हो रहा है, एक वो होता है। लेकिन ये होता है ये वृद्धि के द्वारा नियंत्रित नहीं हो रहा है, ठीक, उसके मुक्त, ठीक है। तो छुई मुई का भी उदाहरण हमने देखा था, छुई मुई के पौधे में गति, जब हम छुई मुई के पौधे को स्पर्श करते हैं तो अनुक्रिया के फलस्वरूप अपने पत्तियों में गति करता है, ठीक है, अपने पत्ती में वो गति करेगा, ठीक है। यह गति वृद्धि से संबंधित नहीं है, यह गति किससे संबंधित नहीं है, वृद्धि से संबंधित नहीं है। वो पेड़ का मतलब जो पौधा है उसका वृद्धि से संबंधित नहीं है, उसको
छुइएगा तो वो अपने आप को सिकुड़ लेगा। ठीक है, हमने पढ़ा था जो जीव जंतु होते हैं उनमें उद्दीपन कैसे होता था। ठीक है, अभी हम पादप में पढ़ते हैं। पादपों में उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया। ठीक है, तो पादप में जो उद्दीपन होता है उसके द्वारा अनुक्रिया कैसे होता है यहाँ पे देखते हैं। पादप स्पर्श की सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए वैद्युत रसायन का साधन का उपयोग भी करते हैं। अभी देखिए, हम क्या बोलते थे कि हमारे शरीर में जो होता था, जैसे मनुष्य का शरीर हो गया, जीव जंतु का शरीर हो गया, वहाँ से किसी सूचना को एक जगह से दूसरी जगह से पहुँचाया जाता था। ठीक है, यहाँ पे जो पादप होते हैं ये भी क्या करते हैं कि एक सूचना को दूसरे जगह तक पहुँचाने के लिए वैद्युत रसायन का इस्तेमाल करते हैं, ये साधन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन जंतुओं की तरह पादप में सूचनाओं के चालन के लिए कोई विशिष्टीकृत उत्तक नहीं होते हैं। जैसे कि जंतु जो होते थे, हम लोग आदमी होते थे, उनमें क्या होता था, उत्तक होता था, उसके द्वारा सूचना को पहुंचाया जाता था एक जगह से दूसरे जगह। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं, पादप होते हैं, उनमें नहीं होता है। ठीक है, उनमें क्या नहीं होता है, उत्तक नहीं होता है। तो ये वैद्युत रसायन का साधन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पादप कोशिकाओं में जंतु पेशी कोशिकाओं की तरह विशिष्टीकृत प्रोटीन तो नहीं होती हैं, अपितु वे जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती हैं। ठीक है, तो पादप, जो भी पादप होते हैं उनमें विशिष्टीकृत प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए कोशिका पेशी में प्रोटीन नहीं होता है, लेकिन ये क्या करते हैं, प्रोटीन की जगह में क्या करते हैं, इनके अंदर जो जल होता है, वो पानी होता है, उसी को कम करके बढ़ा करके वो अपने आकार को बदल लेते हैं। पेड़ पौधा जो होते हैं उसमें प्रोटीन की वजह से नहीं होता है। ठीक है, नियंत्रित, ये होता है नियंत्रण जल की वजह से होता है। अपने आप को, अपने जल को बढ़ा लेते हैं तो फूल जाता है, जल को कम कर लेते हैं तो सिकुड़ जाता है। ये अभी समझेंगे। परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने में उतना आकार बदल जाता है। तो ठीक है, वो सिकुड़ता है, फूलता है, उसमें आकार बदल जाता है। तो देखिए, ये देखिए यहाँ पे देखिए छुई मुई का एक पौधा है। ठीक है, ये वाला, ये छुई मुई का पौधा है। आप लोग देखे होंगे, अपने घर तरफ भी देखे होंगे। तो यहाँ पे होता क्या है, कैसे ये सिकुड़ जाता है, फिर कैसे अपने आप फूल जाता है, ये समझते हैं। देखिए, ये जैसे कि इसको एक तना मान लीजिए, यहाँ से ऐसे गया है, पत्ता है ऐसे। ठीक है, ये पत्ता है, ये पत्ता है, ये पत्ता है, ये सब पत्ता है पेड़ का। ठीक है, ठीक है, ये सब पत्ता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे ही यहाँ से हाथ लगाइएगा, इसमें हाथ लगाइएगा तो क्या होगा कि पहले पानी भरा हुआ था, अब हाथ लगाएगा तो सब पानी किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। पानी जैसे ही कम होगा ये पत्ता में, तो ये पत्ता क्या हो गया, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, अब फिर कुछ देर के बाद क्या होगा, पानी फिर से पत्ता में आ जाएगा, तो फिर से ये पत्ता फूल जाएगा। फिर से अगर पानी लगा, हाथ लगाइए तो फिर से पानी, इसमें जो जल मौजूद है, ये सब जल किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, वो इधर चला जाएगा, इधर, तो ये फिर से सिकुड़ जाता है। तो छुई मुई का पौधा वृद्धि पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अगला जो है उदाहरण, अगला जो है वृद्धि पर आश्रित गति। जितने भी गति होते हैं वृद्धि पे आश्रित, अभी हम इसको समझते हैं। पहला है कि प्रतान की गति। ठीक है, दूसरा है अनुवर्तन। अनुवर्तन के अंदर बहुत सारे आते हैं, जैसे कि प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, प्रकाशानुवर्तन में क्या होता है, आप यहाँ पे देखिए, ये उदाहरण देखिए। यहाँ पे एक पौधा को लगाया गया, एक्सपेरिमेंट ये दिया गया, आपको एनसीईआरटी किताब में भी दिया गया होगा। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि इस पौधा को पूरे अंधेरे में रखा गया है। ठीक है, पूरे अंधेरे में रखा गया है, और इधर से वो खिड़की खोल के से सूरज की रोशनी आने दिया गया, और देखा कि पौधा सूरज की रोशनी जिस तरह से आ रहा है उसी तरह से अपने आप को मोड़ लिया। यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा ही कलर चेंज करके बताते हैं। तो यहाँ देखिए, इधर की ओर मुड़ जा रहा है, इधर की ओर मुड़ जा रहा है। यहाँ पे देखिए, ये वाला, ये वाला। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, उसी तरह से होता है गुरुत्वानुकर्तन। ठीक है, वर्तन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि पेड़, जैसे कि मान लीजिए कि आप देखिए, इनके अनुवर्तन कहने का मतलब क्या हुआ, या तो उसके प्रकाश के तरफ की ओर वृद्धि करेंगे, या तो उसके अपोजिट की ओर वृद्धि करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गुरुत्वानुकर्तन में हम देखते हैं कि जैसे कि एक पेड़ है। ठीक है, यहाँ से मिट्टी लगा हुआ है, इधर पेड़ है, तो ये जो जड़ है वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे की ओर जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये तना है ऊपर जाता है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जाता है। ठीक है, तो तना का भी वृद्धि हो रहा है, जड़ का भी वृद्धि हो रहा है। रसायनानुवर्तन, तो रसायन, कुछ भी रसायन के तरफ ये वृद्धि करते हैं। ठीक है, जलानुवर्तन, तो जलानुवर्तन में यहाँ पे एक उदाहरण ये वाला देख लीजिए। यहाँ पे जो जल है, यहाँ से, ठीक है, कीप है, यहाँ मिट्टी है, तो इधर जल की मात्रा ज़्यादा है,
तो अब देखिए जो जड़ है इधर 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 की ओर जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है, मतलब किधर जा रहा है, जल की ओर जा रहा है। उसी जगह पे ये जो तना है, तना ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, जल की ओर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये जितने सारे जो उदाहरण जो दिए गए हैं, एक्सपेरिमेंट जो है, किस पे निर्भर कर रहा है, ये वृद्धि पर आश्रित गति है। मतलब क्या हो रहा है, इसमें जो भी अनुक्रिया हो रहा है, ठीक है, जो भी परिवर्तन हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है उस चीज़ का। जैसे जड़ जड़ में अनुक्रिया हो रहा है तो जड़ का वृद्धि हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पे इस उदाहरण पे देखिए, एक बार इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये उदाहरण पे देखिए, यहाँ पे पेड़ बढ़ रहा है, इधर की ओर जा रहा है, तो क्या हो रहा है, पेड़ का वृद्धि हो रहा है, ठीक है। लेकिन छुई मुई का पौधा में हम देखे थे, छुई मुई का वृद्धि नहीं हो रहा था। छुई मुई का जो पौधा था उसमें वृद्धि नहीं हो रहा था, जो पहले से बढ़ा हुआ था वही सिकुड़ जा रहा था। यही अंतर है दोनों में, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी देख रहे हैं, जड़ इधर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे इस पर निर्भर करते हैं। अब देखते हैं कि पेड़ पौधे में जो होते हैं, पादप में कौन कौन से हार्मोन होते हैं, उनका काम क्या क्या होता है, ठीक है। वे रासायनिक पदार्थ जो पादपों में नियंत्रण तथा समन्वय का कार्य करते हैं, फाइटो हार्मोन या पादप हार्मोन कहलाते हैं। तो जैसे कि हम लोग जीव अपने जंतुओं के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, आदमी लोग के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें भी क्या देखे थे, उसमें आदमी लोग में हार्मोन होता था। हार्मोन कैसे निकलता था, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ से निकलता। उसमें बहुत सारे, मनुष्य के अंदर बहुत अलग अलग तरह के ग्रंथियाँ थे, वो हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। वहाँ से हार्मोन निकलते थे और वो कार्य करते थे, ठीक है, ठीक है। तो वैसे कार्य करते हैं। पेड़ पौधे में भी हम पढ़ेंगे। तो पहला जो हार्मोन है ऑक्सिन। तो ऑक्सिन का काम क्या होता है कि पौधों में कोशिका विवर्धन तथा कोशिका विभेदन को बढ़ावा देते हैं। तो ये ऑक्सी हार्मोन जो है, इनका पहला काम क्या है कि विवर्धन एवं विभेदन का बढ़ावा देते हैं। जो पौधे में जो कोशिकाएं होती हैं, पौधे की कोशिकाएं, सेल जिसको बोलते हैं, उनका विवर्धन एवं विभेदन का काम करते हैं, उन पर बढ़ावा देते हैं। ऑक्सिन फलों की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। तो पेड़ पौधा का जो फल होता है, बड़ा होता है, वो किसकी वजह से होता है, इस हार्मोन की वजह से होता है। किसकी वजह से, ऑक्सिन की वजह से, ठीक है। कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करते हैं। तो जो कोशिका होते हैं पेड़ पौधे के, वो कोशिकाओं के लंबाई बढ़ते हैं, उनका लंबा होना किस पे निर्भर करता है, ये ऑक्सिन के निर्भर करता है। दूसरा है जिब्रेलिन, ठीक है। तो जिब्रेलिन का क्या काम होता है, ऑक्सिन की उपस्थिति में जिब्रेलिन पौधे में कोशिका विवर्धन तथा कोशिका विभेदन को बढ़ावा देते हैं। तो ये भी ऑक्सिन की उपस्थिति में ये भी वही काम करते हैं जो ये ऑक्सिन काम करता है। मतलब क्या करता है कि जो पौधे का जो कोशिका होते हैं, उनमें विवर्धन तथा विभेदन का काम करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं, ठीक है। फलों तथा तनों की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। तो ये जो जिब्रेलिन है वो फल और तना दोनों को वृद्धि का बढ़ावा देता है। मतलब इसके वजह से फल भी बड़ा होता है। मान लीजिए इतना छोटा फल था, पहले बड़ा हो गया, फिर बड़ा हो गया, ठीक है, इसको बढ़ावा देते हैं। और तना हो गया, तना किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है इसे, ठीक है, ये पेड़ है, यहाँ पे है, इसको तना बोलते हैं। ये वाला भाग को क्या बोलेंगे, तना। इसको भी बड़ा होने में बढ़ावा देता है, ठीक है। तीसरा नंबर पे आता है साइटोकाइनिन, ठीक है। साइटोकाइनिन का क्या है, पौधे में कोशिका विभाजन को बढ़ावा देते हैं। तो पौधे में जो भी कोशिका होते हैं, उनका विभाजन जो होता है, उनको ये बढ़ावा देते हैं। कौन, साइटोकाइनिन। फलों को खिलने में सहायता करता है। जो फल होता है, फूल होना चाहिए यहाँ पे, जो फूल होता है वो खिलता है, देखते हैं उनको खिलने में सहायता करता है, उनको मदद करता है, ठीक है। तो इसके वजह से, साइटोकाइनिन की वजह से फूल खिलते हैं, कोशिका विभाजन होता है, ये सब होता है, ठीक है। अब पढ़ना है, अब चौथा नंबर पे जो है एब्सिसिक अम्ल। तो एब्सिसिक अम्ल का काम क्या होता है, पौधे में वृद्धि को रोकना, नियंत्रित करना। देखिए, अभी हमने भी पढ़ा था पिछली कक्षा में, जो जंतुओं के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो उसमें भी एक हार्मोन था जो क्या करता था कि किसी भी चीज़ को कंट्रोल करता था, अलग अलग हार्मोन को कंट्रोल करता था। मतलब क्या होता था कि कोई भी हार्मोन बहुत ज़्यादा निकला तब भी नुकसान होगा, जो बहुत कम निकला तब भी नुकसान होगा। उसी तरह से पौधे का वृद्धि बहुत ज़्यादा होने लगेगा तब भी नुकसान हो जाएगा। तो उसको नियंत्रित कौन करता है, एब्सिसिक अम्ल नियंत्रित करता है कि नहीं भाई, ना ज़्यादा बढ़े ना कम बढ़े, ठीक है, मतलब एक नॉर्मल रहे, ठीक है। तो ये काम करता है। तो पौधों में जल ह्रास को नियंत्रित करता है। जल ह्रास कहने का मतलब क्या हुआ कि पौधे से जो जल होते हैं इवापोरेट होते हैं, बाहर की ओर निकलते हैं, ठीक है, किसके रूप में, भाप के रूप में। तो वो जल ज़्यादा ह्रास ना हो जाए उसको भी नियंत्रित करता है। मान लीजिए कि ये पौधा है, इसे पौधा है, यहाँ मिट्टी लगल है, इन्हें पौधा है, तो क्या होता है, जल का ह्रास होता है ऐसे से, ठीक है। यहाँ से पानी निकलता है H2O, जल का ह्रास होता है। तो ये बहुत ज़्यादा जल का ह्रास होगा तो ये पौधा सूख जाएगा। उसके बाद क्या होगा,
इसमें पानी की ज़रूरत होती है जो नियंत्रित नहीं कर पाएगा खुद को, क्योंकि पौधे अधिकतर अपने आप को नियंत्रित किससे करते हैं, जल के माध्यम से करते हैं, जल की सहायता से करते हैं। तो इसको नियंत्रित करके रखना है, मतलब न ज़्यादा ह्रास होना चाहिए, उसको बचा के रखना है, ठीक है। तो ये काम कौन करता है, एब्सिसिक अम्ल करता है। पौधों में प्रोटीन के संश्लेषण को प्रोत्साहित करना, जो पौधे में जो प्रोटीन मौजूद होते हैं उनका संश्लेषण करना, उनका संश्लेषण का को प्रोत्साहित करने का काम किसका, एब्सिसिक अम्ल का है, ठीक है। आगे है एथिलीन। इथिलीन, यह फलों को पकने के लिए प्रेरित करता है। जो भी फल होते हैं, पौधे में फल लगे होते हैं, वो पकते हैं धीरे धीरे। शुरू में तो कच्चा होते हैं, आम खाइएगा तो बहुत खट्टा लगेगा, फिर धीरे धीरे छोड़ दीजिएगा उसको तो अपने आप पक जाएगा। तो वो किसके माध्यम से होता है, इथिलीन के माध्यम से, यही कंट्रोल करता है इथिलीन साहब, ठीक है। मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाता है, तो मादा में जितने भी पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, उनकी संख्या को बढ़ाना, ठीक है, ये भी काम होता है इथिलीन का। तनों को फूलने में सहायता करना, जो तने होते हैं, ये वाला पार्ट होता है, ये फूलता है, मोटा होता है, मतलब किसके मदद, ये से होता है, ये इथिलीन इथिलीन इसको नियंत्रित करता है, ठीक है, इसके माध्यम से होता है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, किताब को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी का, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहीं से ये चैप्टर खत्म होता है। धन्यवाद।